Namaskar. I am Dr. Priyadarshini Kadus. I have done my MD and PhD in Panchakarma and working as a professor in MRIS, Gujarat. And I have my own clinic, Agastya Ayurved, which is very well equipped Panchakarma center. So today our topic is practical approach to सिद्धि स्थान. As this slide suggests, जैसे कि आप सबको पता है कि सिद्धि स्थान जो है, तो सिद्धि स्थान में स्पेशली शिष्यों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं और उसके उत्तर गुरु ने दिए हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच ही है. सिद्धि स्थान बेसिकली प्रैक्टिकल ही है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ सिद्धि स्थान इज नथिंग बट क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम गुरु. तो उसी तरीके से हम भी जा रहे हैं. जैसे कि फर्स्ट अध्याय जो है कल्पना सिद्धि, तो कल्पना सिद्धि में टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 12 क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए, और वो 12 क्वेश्चंस यानी कि टोटली सिद्धि स्थान का कुछ न कुछ कंक्लूड किया हुआ इस तरीके से है. इसीलिए हम जिस तरीके से जाने वाले, तो फर्स्टली हम देखेंगे वो 12 क्वेश्चंस अलग अलग. 12 क्वेश्चंस के जो आंसर्स फर्स्ट अध्याय में है वो भी देखेंगे, और उसके रेफरेंसेस कहीं दूसरे अध्याय में है तो वो भी देखेंगे, और फिर पूरे के पूरे 12 अध्याय का एक जनरलाइज ओवरलुक करेंगे. ठीक है, इस तरीके से हमारा लेक्चर होगा. एक मैक्सिमम 1.5 घंटे तक रहेगा. ठीक है, तो इस तरीके से होगा. लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि सिद्धि स्थान बहुत बड़ा है. अगर पढ़ाने के लिए जाएंगे तो हर एक स्थान के लिए, हर एक अध्याय के लिए एक्चुअली एक एक लेक्चर जरूरी है. तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया हुआ है. तो जैसे मुझे समझ में आ रहा है उस तरीके से मैंने स्टार्ट किया है. तो बेसिकली ऐसे है कि सिद्धे है अभिधायकम स्थानम सिद्धि स्थानम. पंचकर्म जैसे कि एक कीवर्ड हो गया आजकल, कोई भी पंचकर्म कर रहा है. बहुत बार अगर आपने कभी सुना भी होगा या नेट पर भी अगर आपने सर्च किया है, तो स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, नस्य, शिरोधारा, इस तरीके से कुछ पंचकर्म मिल रहे हैं. तो बेसिकली दीज आर नॉट पंचकर्म. यू ऑल नो, यू आर वेल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, तो वो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये दिखाने का कारण ये है कि पंचकर्म के जो व्यापद आ रहे हैं, तो पंचकर्म के व्यापद कभी कभी ऐसे है कि हमने प्रॉपरली किया हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है, और उसकी वजह से जो व्यापद आते हैं उसे करेक्शन करने के लिए जो भी तरीके अपनाए गए वो सिद्धि स्थान में बताए. इसीलिए सिद्धे अभिधायकम स्थानम सिद्धि स्थानम. सिद्धि शब्देन च इह वमनादीनाम, यानी कि वमन विरेचन, अनुवासन निरूह और शिरो विरेचन, व्यापदाम भेषजस्य साध्यता रूपा सिद्धि ही उच्यते. एवं भूत सिद्धि कारण अभिधायकतया सिद्धि स्थानम उच्यते. तो उसकी जो सिद्धि, उसकी जो चिकित्सा बताई है वो सिद्धि स्थान में है. तो इसीलिए ये टोटल सिद्धि स्थान जो है विच इज बेस्ड अपॉन पंचकर्म स्पेशली. ऑफ कोर्स पंचकर्म के बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सूत्र स्थान से लेकर सारे स्थान में, चिकित्सा स्थान में भी है. तो सिद्धि स्थान इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ चिकित्सा स्थान. ठीक है, सो कल्पना सिद्धि विच इज द फर्स्ट अध्याय. कल्पना सिद्धि में टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि मैंने अभी कहा. सो फर्स्ट इज का कल्पना पंचकर्मसु कर्म सुक्ता. कौन से कर्म है और कैसे वो किए जाते हैं, ये पहला उनका क्वेश्चन है. क्रमश्च कहा, क्रम कौन सा है. किंच कृताकृत लिंगम तथैव आकृतिषु. अतियोग, अयोग, सम्यक योग के लक्षण कौन कौन से है. संख्या, ये बस्ती के लिए आया हुआ है संख्या का. किंग गुणो बस्ती, क्योंकि ये बस्ती का संख्या का किंग गुणो बस्ती ऐसा है वो. तो बस्ती के गुण कौन कौन से है. केशु च कश्च बस्ती ही, कौन कौन से बस्ती है. किम वर्जनीय प्रतिकर्म काले, वमन से लेकर बस्ती शिरो विरेचन तक, हर एक कर्म में कौन कौन से आहार या पथ्य हमें फॉलो करने हैं. कृते क्रियान व परिहार काल, कि वह परिहार काल में क्या क्या हमें वर्ज्य करना है, परिहार काल कितने दिन का होना चाहिए. प्रणीयमानस्य न याति केन बस्ती केनेति शीघ्रम, और सुचिराच्य केनेति. धारण काल कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, कभी कभी इमीडिएट तुरंत बस्ती बाहर आ जाता है, कभी कभी अंदर जाता ही नहीं है. ये हमेशा, यानी कि हमने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए फिर भी कभी कभी ये हो जाता है. बेसिकली हम अज्ञ हैं ही, अगर इनके सामने अगर हम हैं तो बहुत अज्ञ है. लेकिन फिर भी कभी कभी अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज हम प्रॉपर प्रिपरेशन तो करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है. तो ये इसकी वजह से ये बस्ती के लिए क्वेश्चन पूछे. साध्या गदास्वी शमनैश्च केचित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐसे लगता है कि साध्य व्याधि, हमने जो ट्रीटमेंट दी है अकॉर्डिंगली दी है, लेकिन फिर भी व्याधि की साध्यता हमें नहीं मिलती, व्याधि में उपशय हमें नहीं मिलता. तो ये ऐसा क्यों है. तो ये जो कल्पना सिद्धि के 12 क्वेश्चंस है वो एक्चुअली पूरा सिद्धि स्थान का कहीं ना कहीं रेफरेंसेस लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ठीक है,
सो फर्स्ट क्वेश्चन इज का कल्पना पंचकर्मसु कर्म सुक्ता स्नेहन स्वेदन पंचकर्मांग स्नेह स्वेद प्रयोगे एवं प्राग आह। तो प्राग आह पहले स्नेहन स्वेदन क्यों बताया? वो पंचकर्म है इसीलिए नहीं बताया, वो पंचकर्मांग स्नेहन स्वेदन है इसीलिए बताया। तो ये हमेशा, यानी कि आपको स्पेशली मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बार आप देखो स्नेहन स्वेदन से लेकर पंचकर्म स्टार्ट होता है। तो स्नेहन स्वेदन सिर्फ आपको पंचकर्मांग है, वो पंचकर्म के लिए, यानी कि जो शोधन बताए गए तो वमन विरेचन, अनुवासन, निरूह और इवन शिरो विरेचन उसके लिए आवश्यक है, इसीलिए उन्होंने पहले बताया है कि वो स्नेहन स्वेदन हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम। सो विनिहंति संगम दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमें पंचकर्म करना है, हमें दोष का शोधन करना है। वी हैव टू एक्सक्रीट द दोष, मे बी थ्रू ओरल रूट और मे बी थ्रू द एनल रूट। तो अगर ऐसे करना है हमें, तो दोषों का शिथिलीकरण होना बहुत जरूरी है, क्लेदन होना बहुत जरूरी है। वृद्ध्या विषन्नाट पाकात, ये जो श्लोक आपको पता है, ये सिद्धि स्थान चल रहा था इसलिए मैंने वो सूत्र स्थान का रेफरेंस यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन वृद्धि अभिषंद, जब तक दोष शिथिल नहीं होते, जब तक स्रोतों में जो लीन है वो वहां से नहीं निकलते, तब तक हम उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे, या तब तक उसे इवन गति भी नहीं मिलेगी कोष्ठ तक, शाखा से। तो इसीलिए स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम। फिर है स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनम स्वेदस्तु दोषम नयतु द्रवत्वम। तो बेसिकली ऐसा है कि जो वृद्ध हुए हुए दोष है, तो उनको अगर द्रवत्व प्राप्त हो जाता है, स्रोतों का मुख अगर विस्तृत हो जाता है, तभी दोषों की गति जो शाखा से कोष्ठगत है वो आ सकती है। तो इसीलिए स्रोतोमुख विवरणम, ये जो कर्म है बेसिकली ये कर्म होता है स्वेदन से। तो उत्क्लेश हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, लेकिन विलयन होने के बाद द्रवीभूत दोषों को करके जो गति आ जाती है, तो उसे कहते हैं स्वेदस्तु दोषम नयतु द्रवत्वम। अभी स्नेहन में ही कुछ मेन बेसिक है स्नेह प्रकर्ष काल, जो प्रैक्टिकली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्नेह प्रकर्ष काल हमने एक रट्टा कॉलेज में हमें किया हुआ रहता है कि 3 days to 7 days। तो 3 days फ्रॉम मृदु कोष्ठ, 5 to 6 days फॉर मध्यम कोष्ठ एंड 7 days फॉर स्थूल कोष्ठ। तो बेसिकली ऐसा क्यों है, यानी कि मृदु कोष्ठ में कौन से दोष का डोमिनेंस है? तो पित्त का है, इसीलिए सरगुण की वजह से वहां पे 3 दिन में सम्यक स्निग्धता के लक्षण आ जाते हैं। फिर है जैसे मध्यम कोष्ठ 5 to 6 या 4 to 6 4-5 days में मध्यम कोष्ठ का हो जाता है। तो मध्यम कोष्ठ में है कौन से दोष का आधिक्य? कफ का। तो शीत गुण की वजह से 5-6 दिन उठने तो लग जाते हैं। और क्रूर कोष्ठ में एक हमेशा गलती होती है कि स्टूडेंट्स को अगर पूछा जाता है कि क्रूर कोष्ठ कौन से दोष का डोमिनेंस है, तो सिर्फ वात का बताया जाता है। तो वात और कफ भी उसमें हो सकता है, क्योंकि शीत और वृक्ष ये दोनों गुणों का अगर डोमिनेंस है तो वहां पर क्रूर कोष्ठ हो सकता है। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कोष्ठ का हमें एक अंदाजा नहीं आता, कि यानी कि हम सोच नहीं सकते कि शायद ये क्रूर है, और कौन सा भी अगर है तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री तो होगी, यानी क्रूर, क्रूरतर, क्रूरतम ऐसे भी हो सकता है, मृदु, मृदुतर, मृदुतम ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे है कि सपोज क्रूर कोष्ठ है, क्रूरतम कोष्ठ है, और हमने डायग्नोसिस जब किया था निदान, तो हमने दशविध परीक्षा में हमें ऐसे लगा कि क्रूर कोष्ठ है, और 7 दिन तक हमने वर्धमान मात्रा आरोहण क्रम दिया है, सारी चीजें वैसे ही की है, लेकिन 7 दिन में हमें प्रॉपर लक्षण नहीं मिल रहे जो सम्यक स्निग्धता के हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि कहाँ फिर पेशेंट को बताया जाए, तो 7 दिन हुआ ना, चलो अच्छा हुआ हम कर लेते स्नेह स्वेदन स्टार्ट करके बाह्य, तो उसमें बहुत बार व्यापद आने के चांसेस होते हैं, अयोग होने के चांसेस, अयोग के चांसेस बहुत है और व्यापद के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर सम्यक स्निग्धता के लक्षण आपको नहीं आ रहे क्रूर कोष्ठ में, तो मे भी हो सकता है कि वो क्रूरतर या क्रूरतम है, जो हमने परीक्षण किया था उसमें शायद हम गलत थे। ठीक है, तो 7 दिन में हमें सम्यक स्निग्धता के लक्षण नहीं आए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रुकना चाहिए। वो स्नेह प्रकर्ष काल उसे कहते हैं, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्नेहपान। तो हमें रुकना चाहिए, फिर वहां पर रुक्षण करना चाहिए, पाचन करना चाहिए। मे बी दैट ड्यूरेशन इज फ्रॉम 7 days to मे बी 15 days ऑल्सो। हो सकता है कि कितने दिन आपको लगेंगे, लेकिन मे बी वात का डोमिनेंस है, तो हो सकता है कि एक 7 से 15 दिन तक भी हमारा रुक्षण पाचन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, फिर ये पाचन के बाद जो हम नेक्स्ट डोज स्टार्ट करेंगे, फिर से स्नेहपान स्टार्ट करेंगे, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, वो मात्रा हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो जैसे कि पहले हमारी सपोज एक लास्ट डे का डोज हमारा था 250 7th डे का, तो हमने फिर से स्टार्ट किया, एक 10 दिन 15 दिन के बाद हमने फिर से स्टार्ट किया, तो 250 शुड बी योर फर्स्ट डोज।
क्योंकि अभी आपको पता चला है कि क्रूर कोष्ठ नहीं है, क्रूरतम है, तो 250 से स्टार्ट करो, नहीं तो फिर से वही होगा, फिर से पेशेंट का सम्यक स्निग्धता के लक्षण नहीं आएंगे, फिर से वही प्रॉब्लम रिपीट हो सकता है। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है, तो इसीलिए आपने वही डोज पहले डे से स्टार्ट किया तो हो सकता है कि आपका 5-6 दिन में अच्छे से सम्यक स्निग्धता के लक्षण आपको आ जाए। इसीलिए इसे कहते हैं स्नेह प्रकर्षकार, क्योंकि 7 दिन के बाद स्नेह सात्म्य हो जाता है। यही क्वेश्चन टीका में पूछा गया है कि फिर मध्यम कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ है, फॉर एग्जाम्पल 3 दिन का कार्य बताया हुआ है, लेकिन 3 दिन में सम्यक स्निग्धता के लक्षण नहीं आए, तो आप क्या करोगे? फिर रुकोगे, क्योंकि स्नेह प्रकर्षक है। तो वैसे नहीं है, मृदु भी कोष्ठ अगर है तो भी आप 7 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 7 डेज। ठीक है, तो इसीलिए मृदु कोष्ठ भी है, आपको 3 दिन में सम्यक स्निग्धता के लक्षण नहीं आए तो डोज अकॉर्डिंग टू द डोज वो एडजस्ट करके आपको शायद 4th या 5th डे अच्छे से सम्यक स्निग्धता के लक्षण आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है कि स्नेह प्रकर्षकार मे बी फ्रॉम 3 डेज, नॉट मे बी, कंफर्मली 3 डेज टू 7 डेज। 7 दिन के बाद आपको स्नेहपान रुकवाना है अगर सम्यक स्निग्धता के लक्षण नहीं आए तो, क्योंकि हम ये उत्क्लेश के लिए स्नेहपान कर रहे हैं, प्रॉपर स्निग्धता के लक्षण नहीं आए तो इसका मतलब दैट स्नेह इज अनेबल टू टेक उत्क्लेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रमश्च कहा। सेकंड क्वेश्चन था कि क्रम कौन सा है इसका। तो जैसे कि फर्स्ट अध्याय में ही अगर आप पढ़ते हो तो पहला दिया हुआ है वमन, फिर दिया हुआ है विरेचन, फिर दिया है अनुवासन, फिर निरूह और फिर शिरोविरेचन। तो ऑलरेडी एक क्रम ग्रंथ में भी नहीं, वो फर्स्ट अध्याय में ही दिया हुआ है और उसके पहले कहा गया स्नेहस्वेदन। ठीक है, तो ये जो है स्निग्धस्य देयम वमनम यथोक्तम वान्तस्य पेयादि अनुक्रमश्च स्निग्धस्य सुस्विन्नता नोर यथावत विरेचनम योग्यतमम प्रयोजन। तो इसका मतलब यह है कि स्निग्ध स्विन्न हो गया, सम्यक स्निग्धता के लक्षण आ गए, बाह्य स्नेहस्वेदन हुआ, आपने आहार दिया उत्क्लेशक, विश्राम दिया अच्छे से, फिर वमन किया, वमन होने के बाद पेयादि अनुक्रमश्च। अभी ये हर एक यानी कि पॉइंट, हर एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि फॉरेनर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और 7 दिन का ही पीरियड है और 7 दिन में हमें सारी चीजें करनी है, सारा पंचकर्म करना है। तो ऐसे कि 7 दिन में यानी कि आप स्नेहपान कब करोगे, वमन कब करोगे, उसका पेयादि क्रम कब करोगे? तो पेयादि क्रम के लिए कम से कम 3, 5, 7 ये दिन तो लगने वाले, तो कम से कम 5, एक हम मिडिल अगर भी लेते हैं तो 5 दिन तो लगने वाले। तो फिर भी आप 7 दिन में कैसे विरेचन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्निग्धस्य देयम वमनम जो भी आपका हुआ, वमन के बाद उसके लिए ही आपको एक कम से कम 8 दिन लगते हैं, क्योंकि 5 दिन मध्यम कोष्ठ भी अगर हमने डिसाइड किया तो 6 डे हमारा विश्राम है, 7 डे हमारा वमन है, उसके बाद फिर से एक 4-5 दिन 7 दिन तक हमारा संसर्जन है। फिर संसर्जन होने के बाद जब आप नॉर्मल डाइट पे आते हो, तो नॉर्मल डाइट पे पेशेंट जब आता है तो उसके बाद फिर से स्नेहस्वेदन स्टार्ट करके फिर आपका विरेचन होने वाला है। तो मे बी 15 दिन का बीच में यह जाता है कि वमन के बाद, क्योंकि 7 दिन का तो संसर्जन ही गया आपका, उसके बाद फिर से स्नेहस्वेदन, फिर बाह्य स्नेहस्वेदन और फिर विरेचन। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। फिर है नरो विरिक्तस्तु निरूह दानम विवर्जयेत 7 दिनानि अवश्यम। यानी कि विरेचन आपका हो गया है तो विरेचन और निरूढ़ तो एक साथ दे ही नहीं सकती, वो तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लेकिन फिर भी अगर आपको बाद में निरूह देना है तो निरूह कब देना है आपको? विरेचन के बाद 7वें दिन आपको स्टार्ट करना है। तो ये निरूह जो बोला गया है, लेकिन निरूह है इसका मतलब ये नहीं कि आपने अनुवासन नहीं दिया है। तो 3 पंचवा ही चतुरहा अनुवासियान, मैंने बीच वाले श्लोक क्योंकि वो ठीक है आपको समझ में आ रहा है इसलिए नहीं लिखा है। और स्नेहान प्रदायाशु निरूहन, तो पहले स्नेहन होना जरूरी है, जैसे कि हम वमन के लिए अभ्यंतर स्नेहपान करते हैं उसी तरीके से निरूह एक शोधन है। तो शोधन के पहले शरीर का स्निग्ध होना बहुत जरूरी है, इसीलिए पहले स्नेहन किया जाता है और वो स्नेहन हम ओरल रूट से नहीं करते, अनुवासन से करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 3 पंचवा चतुरा, जितने भी आपको लग रहा है कि रुक्षण इतना रुक्षता है तो आपको डिसाइड करना है कि 3 देने हैं, 5 देने हैं, चतुर देने हैं, कितने देने, और उसके बाद आपको निरूह स्टार्ट करना है। विशुद्ध देहस्य तथ क्रमेण स्निग्धम तलस्वेदितम उत्तमांगम विरेचयत 3 यथ एकशो हुआ। इसका मतलब यह है कि आपका वमन हुआ, विरेचन हुआ, अनुवासन हुआ, निरूह हुआ, सम्यक सारे लक्षण आ गए, उसके बाद देह का शोधन प्रॉपरली हुआ है, उसके बाद आपको अगर शिरोविरेचन करना है तो फिर वो 3 देने हैं, 2 देने की 1 देना है शिरोविरेचन। ये आपके ऊपर आप डिसाइड करने वाले हो, क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि शोधन कितने हद तक होना चाहिए।
तो इसीलिए ये विशुद्ध देह से, विशुद्ध देह होने के बाद फिर आपको नस्य करना है। जैसे कि आपको पता है कि नस्य और बस्ती एक साथ कभी भी नहीं दिए जाते हैं, इसलिए क्लियर कट कहा गया है कि विशुद्ध देह से, विशुद्ध देह होने के बाद ही आपको शिरोविरेचन स्टार्ट करना है। किंच कृताकृत लिंगम तथैव आकृतेषु, कौन कौन से लक्षण है? तो योग्य सम्यक, आपको पता है कि योग्य लक्षण जहां पर आएंगे, योगः सम्यक प्रवृत्ति ही, सम्यक योग यानी कि सम्यक प्रवृत्ति, जो भी कहे गए वमन के वेग अगर 8 उत्तम है तो 8 उत्तम आ गए, पित्तांत हुआ तो वो सम्यक योग है। तो सम्यक योग यानी सम्यक प्रवृत्ति। अतियोग अति प्रवर्तनम, ये भी सबको पता है कि अतियोग, अगर विरेचन का अतियोग हुआ, फिर रक्त धातु बाहर आने लगा, फिर मांस है, मेद है, में भी ओज का क्षय हुआ, ये सारे अतियोग के लक्षण है। अति, कौन सी भी प्रवर्तन जो भी है वो अति हुआ तो वो अतियोग में है, ये भी बहुत इजी है। लेकिन अयोग जो है वो उन्होंने बहुत ही स्पेसिफाई किया है, अयोगः प्रातिलोम्येन न च अल्पम प्रवर्तनम। सो अयोग यानी न, यानी कि हुआ ही नहीं, च अल्पम यानी कि बहुत कम हुआ, जो हमने प्रमाण दिया है उससे बहुत कम हुआ, लेकिन प्रातिलोम्येन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो प्रातिलोम्येन इसका मतलब हमने वमन दिया और विरेचन हुआ, विरेचन दिया और वमन हुआ, तो ये मिथ्या योग ऐसे नहीं कहा गया है, उसे भी अयोग में ही काउंट किया है। क्योंकि अगर आपने वमन दिया और विरेचन हुआ तो इसका मतलब कफ प्रवर्तन हुआ ही नहीं ना, कफ का शोधन हुआ ही नहीं, तो जिसके लिए हमने वमन दिया था वो तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब है कि वो वमन अयोग लक्षण है, वमन का अयोग हुआ। तो ये टीका में क्लियर कट कहा गया कि अयोगः प्रातिलोम्येन न च अल्पम प्रवर्तनम। सो न, अल्प और प्रातिलोम्य, ये 3 कंडीशन से विच आर कंसिडर्ड अंडर अयोग। ठीक है, सो दीज आर सम सिम्टम्स, यानी कि इसमें मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है ऐसा नहीं है, मेन मुझे अयोग कहना था कि क्यों वो अयोग है। तो जैसे वमन का है तो कफ पित्त वात क्रमात्, ये आपको पता है, और जैसे कि 4, 6 और 8 ये हम कहते हैं वेग। फिर रुत, पार्श्व, मूर्धा, इंद्रिय शुद्धि, क्योंकि सम्यक स्निग्ध, सम्यक शोधन है, इसीलिए वमन के ये सारे लक्षण आते हैं। कफोत्क्लेश अगर अयोग है तो इसका मतलब यह है कि औषधि तो अंदर गई हुई है, लेकिन उत्क्लेश तक ही अवस्थाई, जो बाहर एक्सपेल होना चाहिए था वो एक्सपेल हुआ नहीं, तो इसीलिए कफोत्क्लेश का कुछ ना कुछ सिम्टम्स वहां पर हमें दिखाई देते हैं। फिर वो स्फोट होगा, कोट कंडू, क्योंकि कोट कंडू क्यों आते हैं? दोषों का उत्क्लेश हुआ लेकिन दोष बाहर नहीं आए, तो फिर से वो शाखागत हो जाते हैं, जो कोष्ठगत थे लेकिन प्रॉपरली वो एक्सपेल आउट नहीं होने की वजह से वो फिर से शाखागत हो जाते हैं, और इसीलिए शाखागत कहीं ना कहीं हमें व्याधि दिखाई देते हैं, कोठकंडू जैसे या गुरुगात्रता जैसे। फिर अतियोग है तो ऑफकोर्स कफ का क्षय, बेसिकली वमन विरेचन जो है तो एक में कफ का क्षय है, विरेचन में पित्त का क्षय है, तो बहुत सारे चांसेस है कि वहां पर वात प्रकोप हो सकता है। तो इसीलिए इवन कुष्ठ जैसे व्याधि में 15 दिन में वमन किया, 15 दिन में विरेचन किया, 15 दिन में रक्तमोक्षण, फिर से वमन, ऐसे भी होता है। क्योंकि ऐसे है कि ऑलरेडी वहां पर आपने कफ क्षय किया, पित्त क्षय किया, तो वात प्रकोप होने ही वाला है। तो आपको वात को आगे वाले स्लाइड्स में वात का प्रयोग बताया है सिद्धि स्थान में कि वात को क्यों पहले संभालना है, क्यों वात इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर आया वात प्रकोप, इसलिए मैंने कहा। फिर वात प्रकोप के लक्षण आ जाते, तृष्णा, मोह, मूर्छा, निद्रा हानि, बलहानि। इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज है नहीं, सिर्फ उसका पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वात प्रकोप क्यों हो जाता है। फिर विरेचन है तो विट, पित्त, कफ, वातक्रमात्, इसी तरीके से वो बाहर आ जाते हैं। स्रोतो विशुद्धि, इंद्रिय संप्रसाद, लघुत्व, ये सारी चीजें आपको पता है, ये सम्यक योग के लक्षण है। श्लेष्मा, पित्त, अनिल प्रकोप, क्योंकि जैसे कफ का उत्क्लेश वहां पर हो रहा है वैसे ही यहाँ, क्योंकि विरेचन हम पित्त के लिए और पित्त संश्लिष्ट कफ के लिए देते हैं, तो इसीलिए श्लेष्मा और पित्त दोनों का उत्क्लेश वहां पर हमें दिखाई देता है। तंद्रा, छर्दी, अरोचक और प्रतिशाय, विरेचन में प्रतिशाय, गलग्रह, अगर फिर है जैसे कि अनिलोत्थ लक्षण वहां पर दिखाई देते हैं, क्योंकि विरेचन में फिर से पित्त का क्षय है, तो अतियोग में अनिलोत्थ लक्षण है, कफ, रक्त, पित्त, क्षयज जो भी सिम्टम्स आएंगे वो वहां पर दिखाई देते हैं। फिर अनुवासन, निरूह और शिरोविरेचन, उसके भी सम्यक अयोग और अतियोग के लक्षण बताए। तो सम्यक योग में है अनुवासन में कि विट, मूत्र, वात अच्छे से बाहर आ जाएंगे, उसमें विदाउट कोई रुकावट वो अच्छे से बाहर आ जाएंगे। अयोग में सर्वांग रुक्षता, क्योंकि अनुवासन है इसका मतलब ही यह है कि आप स्नेहन के लिए दे रहे हो, और उसमें अगर स्नेहन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो रुक्षता, ऑफकोर्स वहां पर रुक्षता आपको मिलेगी। और विट, मूत्र, वात, ग्रह या विबंध जैसे कहीं ना कहीं सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। फिर अतियोग है तो अतियोग यानी स्नेह का भी वो अतियोग हो रहा है, क्योंकि भले ही आपने वो पक्वाशय में दिया है लेकिन वो सारे शरीर में वो जाने वाला है, वो वहां पर उत्क्लेश करने वाला है, और उसकी वजह से उल्लास, मोह, क्लम, अंगसाद, अग्निसाद स्पेशली ये सारे सिम्टम्स वहां पर आ जाते हैं।
फिर निरूह बस्ती है, तो निरूह का जैसे कि प्रसृष्ट विट मूत्र वात, क्योंकि उसी के लिए तो हमने निरूह दिया है, तो अच्छे से वो सारी चीजें, ये सारे मल और इसका शोधन कर लेता है। लेकिन अयोग अगर होता है तो शिरोरुद गुद बस्ती शूल, क्योंकि अयोग है वहां पर बस्ती तो गया, मे भी वो अल्पवीर्य है, मे भी वो शीत है, मे भी कोष्ठ क्रूर है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें हमने निरूह बस्ती दिया है तो वो अयोग के लक्षण दिखाता है। और सेम एज अतियोग ऑफ विरेचन, विरेचन के जो अतियोग के लक्षण हमने देखे थे, तो वही लक्षण निरूह के भी आपको अतियोग में मिलते हैं। फिर शिरोविरेचन में उरस क्षीर लाघव और स्रोतो विशुद्धि, क्योंकि हमने ऊर्ध्वजत्रुगत स्रोतो शोधन के ही शिरोविरेचन दिया है, तो स्रोतो विशुद्धि ये लक्षण, लाघव ये लक्षण हमें मिलता है। लेकिन अयोग में फिर से, क्योंकि कफ का उत्क्लेश हो चुका है लेकिन वो बाहर नहीं आया, इसीलिए गलोपलेप, शिरोगौरव, ये सारे सिम्टम्स हमें मिलते हैं। और अगर अतियोग हुआ, इसका मतलब बहुत ही शोधन, एक्स्ट्रा शोधन हुआ, तो रक्त प्रवर्तन जैसे भी लक्षण मिल सकते हैं, जो रक्त क्षयज या वात प्रकोपज लक्षण हमें दिखाई देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज संख्या का। एकम तथा त्रीन कफजे विकारे पित्तात्मके पंचतु सप्तवापि वाते नवैकादश। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, और प्रैक्टिकली भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि 1 3 कफज विकार के लिए अनुवासन का ये संख्या है, अनुवासन के लिए अगर पित्त प्रधान कुछ अवस्था आपको दिखाई दे रही है तो 5 टू सप्त, 5 से 7, और कफ का अगर कुछ दिखाई दे रहा है आपको तो 9 से 11। ठीक है, तो ये संख्या दी हुई है। मैंने रिसर्च किया था तक्र बस्ती के ऊपर। हम करते हैं क्योंकि ऐसे होता है कि इतने सारे स्कंध आए हुए बस्ती के लिए, तो उसमें से कौन सा भी द्रव्य आप यूज कर सकते हो। वही तो बस्ती की पिक्यूलियरिटी है, वही इट इज अ ब्यूटी ऑफ बस्ती कि कौन सा भी द्रव्य आप यूज कर सकते हो बस्ती में। वमन के लिए एक मदन फल होगा, धामार्ग होगा, में एक 7-8 उसमें जो हमें ऑप्शन से उतने होंगे। विरेचन में मे भी आप अभयदी यूज करोगे, कोई इच्छा भेदी, अग्नितुंडी, कुछ अगर कुछ और है, त्रिवृतले हम इस तरीके, या क्वाथ कोई यूज करेगा, भाहुआ का कपिलार, लेकिन वो भी एक लिमिटेड है। लेकिन बस्ती के लिए n नंबर ऑफ बस्ती यू कैन प्रिपेयर, क्योंकि जितने सारे द्रव्य आए हुए हैं उसमें से कौन सा भी द्रव्य आप यूज कर सकते हो। तो मैंने तक्र बस्ती स्थौल्य में लिया था, क्योंकि स्थौल्य में तक्र इज वन ऑफ द मेन पथ्य। तो अगर तक्र हम यूज कर सकते हैं ओरली, तो बस्ती से क्यों नहीं, इसीलिए मैंने तक्र का बस्ती दिया था। अगर अब ये तक्र का बस्ती हमें प्रिपेयर करना है तो कहीं ना कहीं हमें रेफरेंसेस लेने हैं, क्योंकि डायरेक्टली तक्र बस्ती का कहीं उल्लेख नहीं है। तो यही प्रैक्टिकल अप्रोच है कि जो हमें बताया गया उसमें से हम कैसे निकालेंगे कि ये तक्र बस्ती हमें कैसे फॉर्म करनी है। तो अभी मैंने किस लिए किया था तक्र बस्ती, कुछ स्थौल्य के लिए। तो स्थौल्य यानी कफ प्रधान अवस्था आ गई, मेद प्रधान कफ प्रधान अवस्था है, तो इसीलिए हमें बस्ती में अनुवासन कितने यूज करने, 1 या 3। तो टोटल मैंने 15 दिन के अगर बस्ती मैंने ये किए है, मॉड्यूल अगर 15 दिन का मैंने किया है, तो उसमें अगर मैं 3 बस्ती अनुवासन यूज करती हूँ, तो फर्स्ट डे, 8th डे और 15 डे, ताकि वात प्रकोप होने का भी चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि भले ही वो कफ प्रधान है, फिर भी मैं निरूह दे रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती कि कंटिन्यूअसली 15 दिन मैंने निरूह ही दिया। शायद हो सकता है कि वात प्रकोप हुआ हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि हर एक पेशेंट में होगा, लेकिन अगर आयुर्वेद दृष्टि से हम विचार करते हैं तो होगा, वात प्रकोप होगा। तो इसीलिए टू स्टार्ट विथ अनुवासन, बीच में 8 अनुवासन और 15th वाला अनुवासन, इस तरीके से वो तक्रबस्ती का मॉड्यूल हमने तैयार किया था। बाकी तक्रबस्ती में कौन से द्रव्य यूज किए, क्या किया, वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से आप सोच सकते हो कि कौन सा बस्ती अगर हमें प्रिपेयर करना है, कौन से कंडीशन में हमें देना है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमने अनुवासन कितने यूज किए। ठीक है, फिर जो हमारा एक रेगुलर मॉड्यूल होता है बस्ती संख्या भेद कर्म काल योग बस्ती का, ये तो सबको पता है, इसमें भी आप कर सकते हो, वो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो रेडीमेड हमें दिया हुआ है। लेकिन अगर हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ सोचना है, हमें कुछ और बस्ती, और तक्र बस्ती के अच्छे रिजल्ट्स भी मिले, वो गट माइक्रोबायोलॉजी इसके लिए हमने भेजा है, अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो वो भी आ जाएंगे तो समझ में आएगा कि शायद तक्र बस्ती की वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। गट माइक्रोबायोटा कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, चेंज तो हो रहा है, लेकिन क्या एग्जैक्ट चेंज हो रहा है वो अभी रिजल्ट्स आए नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हम सोच सकते हैं, बहुत सारे द्रव्य है, बहुत सारे स्कंध है, तो उस स्कंध से आप द्रव्य लेकर बस्ती अकॉर्डिंगली फॉर्म कर सकते हैं। किंग गुणो बस्ती ही सबको पता है, ये अगर 2 पिक्चर्स अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी ये है कि मूले निशिक्तो यथा द्रुमम स्यात् नीलच्छद कोमल पल्लवाग्र काले महान पुष्प फल प्रदाश्य तथा नरस्याद अनुवासनेन।
या अनुवासन के लिए स्पेशली श्लोक आया हुआ है। यानी कि इसका मतलब यह है कि इरिगेशन आप दे रहे हो रूट्स पे, लेकिन कोमल पल्लवाग्र तक वो जा रहा है, लेकिन निरूह के लिए उन्होंने कुछ अलग बताया। सिद्धि स्थान में निरूह के लिए उन्होंने बताया वनस्पति मूल छेदवत। इसका रेफरेंस फिर से आगे आने वाला है, क्योंकि वनस्पति मूल छेदवत और मूले द्रुम प्रसेकवत बहुत बार ऐसे हो जाता है, हमें कोई एक ही रेफरेंस पता होता है और वो है ये मूले द्रुम प्रसेकवत। क्योंकि हम पेशेंट्स को भी बहुत बार कहते हैं कि अगर रूट में इरिगेशन कर रहे हैं तो आगे जाकर वो ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन निरूह का काम अलग है, वनस्पति मूल छेदवत। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज है और ये स्पेसिफाई किया हुआ है सिद्धि स्थान में कि निरूह का क्या काम है और अनुवासन का क्या काम है। हाउ डज बस्ती इफेक्टिव ऑन होल बॉडी एज इट कांट रीच अबाउ नाभि। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया एक शिष्य से कि गुरुजी ये ऐसे कैसे हो रहा है ना, हम बस्ती कहाँ पर दे रहे हैं, रेक्टम में या गुदा में, और एक्चुअली काम कहाँ पर हो रहा है, फुल बॉडी पे। एक्चुअली बस्ती वहां पर इतनी जाती नहीं तो कैसे काम हो रहा है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि मूले निषिक्तो और रूट हम कट करेंगे, उस तरीके से ही ये काम है। वात इन इट्स इक्विलिब्रियम कंट्रोल्स एंड मोटिवेट्स द एक्शंस। ये सारी चीजें आपको पता है। चरक में भी इसमें हो गया आपको कि प्रणेता है, नियंता है, वो डिस्ट्रक्टिव काम भी करेगा और कंस्ट्रक्टिव काम भी करेगा, लेकिन वो कौन सी कंडीशन में, ये हमें देखना चाहिए कि वो प्रॉपर कंडीशन में है या प्रकोप के कंडीशन में। फिर बट व्हेन इट गेट्स विशिएटेड इंडिविजुअली और विथ पित्त और कफ इन इट्स ओन साइट, क्योंकि उद्भव स्थान या व्यक्ति स्थान कहीं और है, लेकिन उद्भव कहाँ पर हो रहा है, पक्वाशय में ही हो रहा है, क्योंकि पक्वाशय ही उसकी बेसिक वहां पर उसका स्थान है। दैट इज पक्वाशय मेनी डिसीजेस टेक प्लेस, हेंस इट शुड बी कंट्रोल्ड इन इट्स ओन प्लेस टू एलिविएट दोष दुष्य एंड मल। ठीक है, तो वैसे ये रेफरेंस 11th अध्याय का है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर वो बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने कहा कि पहला अध्याय है, लेकिन कहीं ना कहीं रेफरेंसेस बाकी के अध्याय के भी आ रहे हैं। फिर बस्ती कौन कौन से गुण है, तो शाखागता कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोर्ध्व सर्वांग अवयवांग जाश्च। तो शाखागत, कोष्ठगत, मर्मगत, अस्थि मज्जागत, यानी कि मध्यम मार्ग के व्याधि भी बस्ती से प्रॉपरली करेक्शन होने वाले हैं। न संति तेषाम ही कश्चिद अन्यो वायो परम जन्मनि हेतु अस्ति। जो मैंने पहले एक रेफरेंस आपको कहा था कि वायु की वजह से ही सारी चीजें, अगर पित्त और कफ के भी कुछ व्याधि आपको दिखाई दे रहे हैं तो फोर्स बिहाइंड दैट व्याधि इज वात। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि पहले हमेशा फिर आपका श्वास हो, कौन सा भी व्याधि है, देखो चरक में चिकित्सा स्थान अगर आप पढ़ते हो, कौन सा भी व्याधि है तो उसमें वात का पहले आप पालन करो। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको रेफरेंसेस मिल जाते। तो इसका मतलब यह है कि वात को आपको पहले, क्योंकि विक्षेप कर भी वही है, संघात कर भी वही है, विण्मूत्र पित्तादि मलाशयानम विक्षेप संघात करस्य यस्मात् तस्मात् अधिवृद्धस्य क्षमाय नान्यत बस्तिम विना भेषजम अस्ति किंचित सके। तो इसीलिए तस्मात् चिकित्सार्थम इति ब्रुवन्ति सर्वा चिकित्साम अपि बस्ति में के। सो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर कॉलेज में मैं पढ़ा रही होती अभी तो मैंने कहा होता कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए या 15 मार्क के लिए, 18 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स रहते कि अर्ध चिकित्सा इसका मतलब क्या है। तो यानी कि अर्ध चिकित्सा में बहुत मतांतर मिलते स्टूडेंट्स में, तो इस तरीके से वो अर्ध चिकित्सा है। इसका मतलब कि अगर आप बस्ती देते हो तो बेसिकली वात का डोमिनेंस जो है या वात का जो प्रकोप है तो उससे आप कंट्रोल कर पाते हो, और उसके बाद फिर जो भी बचा पुचा है तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। इवन मॉडर्न रिसर्च जो प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो इसी तरीके से इसके बीच बीच में आ जाएगा। तो इवन मॉडर्न रिसर्चर्स एक्सेप्टेड दैट एनल रूट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर ओरल रूट। रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स partially avoids hepatic first pass metabolism as middle and inferior rectal veins drain the lower part of the rectum and enter into the inferior vena cava। क्योंकि हमने जो 4 अंगुली एक्चुअली बस्ती नेत्र अंदर डालना है, तो इसका मतलब ये है कि इंफीरियर और मिडिल जो है वहां तक ही हमारा बस्ती नेत्र अंदर जाने वाला है। ठीक है, तो वहां पर अगर जा रहा है तो वहां से जो एब्सॉर्प्शन है वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन हो रहा है, जहां से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्शियली हिपैटिक सर्कुलेशन को हम बाईपास कर रहे हैं और डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रहे हैं। तो इसीलिए ये अभी मॉडर्न मेडिसिन में भी ये प्रूव हो चुका है। इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द रेक्टल रूट इज मोर इफेक्टिव एफिशिएंट देन इवन इंट्रावेनस रूट। ये पोस्टपार्टम हिमोरेज में आगे ये मैंने रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो ये पोस्टपार्टम हिमोरेज में ये दिया हुआ है, ये सेकंड जो रेफरेंस है वो, तो उसमें ऐसा है कि
इंट्रावेनस मेडिसिन से भी ज्यादा काम हो रहा है रेक्टल रूट से। तो हमें भी यह सोचना चाहिए कि रेक्टल रूट हम क्या कर सकते हैं। जब मैं पीएचडी कर रही थी तो बहुत, यानी पीएचडी का छोड़िए, लेकिन अभी 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे फोन आता है, मैडम ये घुट नहीं जा रहा है। आपको भी पता होगा, सबको, जितने फीमेल डॉक्टर्स हैं यहाँ पर सबको पता है। एक तो हम क्या कर रहे होते हैं, तब बहुत सारे घर के काम होते हैं, बच्चे है, ये है, वो है, कितने काम है, क्योंकि हम अलग से रोल में होते हैं तब। और फोन आता है कि हम घुट नहीं ले पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, शायद वो मीटिंग आ जाएगी, वो मीटिंग हो गई है, हम एवरी नाउ एंड देन फोन आ जाते हैं, है ना। तो इस, अगर ये कंडीशन है तो आप क्या कर सकते हो। तो हमें ये सोचना चाहिए प्रैक्टिकली कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें अल्टरनेटिव क्या नहीं। ऑफ कोर्स अच्छा पान ही बेस्ट है, नो डाउट, उसमें कोई ये नहीं है, कुछ डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रैक्टिकली फेस करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हमें सोचना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैंने तब दिया था अनुआसन बस्ती इंस्टेड ऑफ स्नेहपान। तो ये 2 पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन JAIM में, जो बहुत ही रिनाउंड जर्नल है। उसमें 2 पेपर पब्लिश हो चुके हैं। एक फुल पेपर है सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला है वो पायलट स्टडी है, ट्रेंड्स फ्रॉम अ पायलट स्टडी। और सेकंड पेपर है वो फुल 100 पेशेंट्स का डेटा उसमें दिया हुआ है। तो उसमें एक था कि एक ग्रुप था सिर्फ अनुआसन नॉर्मल रेगुलर डोज में था 120 ml, और दूसरा जो ग्रुप था उसमें 120 से स्टार्ट करके 270 तक हम गए थे, क्योंकि अगर चक्रपाणी दत्त में देखते तो 320 लास्ट डोज है, तो इसका मतलब 220 तक हम बढ़ा सकते हैं। अभी आप इसमें और कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मेरा पायलट ही है। 100 पेशेंट्स भी मैंने किया है तो भी इट इज लाइक अ पायलट स्टडी, क्योंकि आप घृत यूज कर सकते हो, मे बी आप उसमें डोज चेंज कर सकते हो। मैंने अभी कैसे किया है, सिर्फ 25 ml बढ़ाते गई थी मैं, क्योंकि 25 ही क्यों, क्योंकि वो 80 मात्रा 25 to 30 ml की हमने स्नेहपान की बताई है, इसीलिए मैंने उतनी ही मात्रा बढ़ाई थी। क्योंकि अगर एग्जैक्टली मैं डबल कर देती तो शायद लास्ट की मात्रा बहुत हो जाती, विच इज मे बी नॉट एक्चुअली प्रिस्क्राइब, या कंडीशन वो सूट नहीं होती पेशेंट को, शायद अग्निवध और इस तरीके से कुछ लक्षण आ जाते, इसीलिए मैंने वो 25 बढ़ाते गई थी मैं, और पूरा 270 तक मैं वहां पर गई थी। ये यहाँ बताने वाली बात इसलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि रेक्टल रूट इज मोर या मे बी इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक ओरल रूट, तो इसीलिए ये ऑलरेडी हो चुका है, आप इसमें देख भी सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केशुच कश्च बस्ती, किसे कौन सा बस्ती देना चाहिए, कौन सा सुटेबल है, किसे क्या है, ये हमें डिसाइड करना है, क्योंकि योजक हम ही है। तो योजक को ही ये डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा बस्ती यूज करना है। लेकिन स्पेशली अष्टविध दशविध परीक्षण के बावजूद ये श्लोक दिया हुआ है सिद्धि स्थान में, समीक्ष दोषौषध देश काल सात्म्याग्नि सत्वादि वयो बलानी बस्ती प्रयुक्तो नियतम गुणाय स्यात् सर्वकर्माणि च सिद्धिमंती। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट्स यू शुड कंसिडर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बस्ती। तो आपको बस्ती तो देना है इस पेशेंट को, लेकिन कौन सा बस्ती देना है, यानी कि दोष कौन सा है उसमें, सामता है, निरामता है, कफ पित्त का अनुबंध है, या सिर्फ वात प्रकोप आपको लग रहा है, कौन से स्थान में व्याधि प्रकट हुआ है, ये सारी चीजें, यानी देश अगर है तो देश अनुपजांगल ऐसे भी नहीं, शरीर का भी देश आपको देखना है कि कौन से देश में आपको काम एक्सपेक्टेड है। तो इस तरीके से सत्व क्या है रुग्ण का, क्योंकि सत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बस्ती भी पेशेंट नहीं लेते। स्पेशली जब हम बस्ती नेत्र यूज करते हैं ब्रास का, तो पेशेंट बस्ती लेने में बहुत घबराता है। तो इसका मतलब आपको पहले ही पेशेंट को अच्छे से ये एजुकेट करना होता है, काउंसलिंग करनी होती है कि आपको हम कैसे बस्ती देने वाले। एक बार ऐसे हुआ कि बस्ती देना है, बस्ती देना है, बस्ती, हमें ऐसे लगता है बस्ती देना है, रेगुलर है ना हमारे लिए। पेशेंट ने पूछा बस्ती यानी क्या, एनीमा होता है। मुझे लगा कि पेशेंट को पता होगा, एनीमा तो पता होता है, बस्ती नहीं पता होता, एनीमा पता होता है। जब मैंने कहा पेशेंट को चलो ले जाओ, मुझे बस्ती देना है, तो वो घबरा गया, ये क्या कर रहे हो, ऐसी थोड़ी कोई ट्रीटमेंट होती है। तो कंसेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमें बस्ती लेनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, ये सारी चीजें आपको पेशेंट को पहले ही बतानी होती है। ये मिस्टेक्स हो सकती है क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसे होता है कि एनीमा पता है पेशेंट को, इस तरीके से हो गया था। तो उसके बाद मैंने यह सोच लिया कि नहीं, इसके लिए पेशेंट को अच्छे से काउंसलिंग करना, एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे भाव आपको देखने हैं और फिर डिसाइड करना है कि आपको किसे कौन सा बस्ती देना है। बस्ती के लिए तो n नंबर है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि वात अगर डोमिनेंट है तो सुस्निग्ध, पित्त अगर है तो स्वादु शीत सक्षीर, जैसे कि आम्ल पित्त इवन है, वहां रक्त दुष्य होता है बहुत बार, वहां पर हम अनुवासन अगर देते हैं या निरूह भी देते हैं
या क्षीरबस्ती निरोह यानी कि क्षीरबस्ती अगर देते हैं उसमें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर पित्त का और रक्त का जो विदाह है वो उसकी वजह से कम हो जाता है। फिर कफ है तो कटु उष्ण तीक्ष्ण और गोमूत्र युक्त, जैसे कि मैंने कहा तक्रबस्ती हमने दिया था तो उसमें कटु उष्ण तीक्ष्ण था, गोमूत्र हम उसमें ऐड कर सकते हैं द्रव द्रव्य या अवाप के स्वरूप में। तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा बस्ती किस में देना है। या वैतरण है जैसे कि आमवात के लिए तो उसमें गोमूत्र है या क्षार है, उस तरीके से उष्णाभिभूतेषु शीत और शीताभिभूतेषु उष्ण, तो उष्ण शीत या जो 20 गुण बताए ये सारे के सारे गुण इसमें कंसिडर किए हुए हैं। अगर रुक्ष है शरीर तो स्निग्ध देना है, अगर स्निग्ध है शरीर तो रुक्ष बस्ती देना है, उष्णाभिभूत है तो शीत देना है, शीताभिभूत है तो उष्ण देना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो उतना ही एक पॉइंट लिखा था, लेकिन ये श्लोक में टीका में स्पेशली लिखा हुआ है कि सारे अपोजिट जो भी उसके गुण हैं वो आप यूज कर सकते हो। फिर है प्रत्यनिक औषध संप्रयुक्त, ये तो आपको भी पता है कि प्रत्यनिक औषध जैसे कि अगर वात प्रकोप जन्य कुछ व्याधि आपको दिखाई दे रहा है, दशमूल का अगर आप यूज कर रहे हो तो ये व्याधि प्रत्यनिक ही है ना, तो प्रत्यनिक औषध संप्रयुक्त करके आप वहां पर बस्ती दे ही सकते हो। फिर जैसे विशोधनीय व्याधि है मेह कुष्ठ न ब्रूहणीयान, ये तो हमेशा हमेशा याद रखना है कि विशोधनीय व्याधि है, इसीलिए मैंने जो पहले कहा आपको कि 1 से 3 बस्ती कफज व्याधि में, क्योंकि ब्रूहणीयान अनुवासन आप दे रहे हो, अगर ज्यादा उसमें अनुवासन हो जाते हैं तो वो ब्रूहण कर्म कर सकता है, विच इज नॉट इंडिकेटेड। तो इसीलिए विशोधनीय व्याधि है तो उसमें आपको ब्रूहण नहीं करना है, तो कितने बस्ती देने आपके ऊपर डिपेंडेंट है। क्षीणक्षत दुर्बल है तो न विशोधनीयात, ऐसे अगर रुग्ण आपको मिल रहे तो उसमें अगर आप विशोधन करते हो तो बहुत ही दौर्बल्य आ सकता है, मे भी रक्त प्रवर्तन हो सकता है, और यानी कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वहां पर होते हैं। कभी कभी अर्श जैसा भी व्यापक कुछ ना कुछ दिखाई देता है अगर अतियोग हो जाता है ये क्षतक्षीण दुर्बल में विशोधन करने की वजह से। ठीक है, फिर क्वेश्चन आए किम वर्जनीयम प्रति कर्म कालम, यानी कि कर्म काल जब चल रहा है तो आपको वर्ज्य क्या क्या करना है। तो अत्यासन स्थान वचांसी यानम स्वप्नम दिवा मैथुन वेगरोधान शीतोपचार आतप शोक रोषाम त्यजेत अकाल हित यानी अहित भोजनम च। तो ये सारी चीजें, तो जब आप वोमन के लिए सपोज आपने पेशेंट को पोस्ट किया है, आप स्नेहपान समझा रहे हो पेशेंट को कि इस तरीके से आपको स्नेहपान लेना है, रोज मुझे आकर मिलना है, लेकिन फिर भी डूज एंड डोंट्स ऑलवेज रिमेंबर, पेशेंट को अच्छे से एजुकेट करो डूज एंड डोंट्स के लिए। तो डूज में सारी चीजें, इवन ब्रह्मचर्य एक वो, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, मुझे उसने स्पेसिफिक पूछा व्हाट इज ब्रह्मचर्य, अभी उसे पता नहीं है ऐसे नहीं है, लेकिन पेशेंट पूछते हैं, हमें भी उतने ही आराम से पेशेंट को ये एजुकेट करना होता है कि ये नहीं करना है यानी नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जो है, क्योंकि वात प्रकोप के लिए ये बहुत यानी कि एक हेतु हो सकते हैं। तो अतियान, अभी जैसे एक पेशेंट मेरा विरेचन का चल रहा है, वो रोज कहाँ पर 90 किलोमीटर यहाँ से जाता है और फिर आता, मैंने कहा नहीं हो सकता विरेचन, इधर आप छुट्टी ले लो क्योंकि स्नेहपान चल रहा है, विरेचन होगा आपका, संसर्जन होगा, तो आप इतना 90 किलोमीटर रोज अप डाउन कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। शायद रांजनगांव या ऐसे कुछ 45 किलोमीटर जा रहा है, 45 किलोमीटर आ रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको फर्मली पेशेंट को कहना है कि ये नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसे होता है कि बाहर से पेशेंट रेफर होकर आपके पास आता है, तो वो कहता है आज विरेचन अभी हो गया, अभी मैं रात की फ्लाइट से जाऊं, मुझे कहा फ्लाइट से ही जाना है, तो फ्लाइट से जाना है लेकिन वो यान ही हो गया ना, नॉट नेसेसरी कि हमेशा घोड़े के ऊपर से जाना है ना। तो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये पेशेंट को एकदम फर्मली आपको बतानी है कि आप छुट्टी ले लो तभी जा। हाँ, पेशेंट क्या करता है, आप नहीं दे रहे, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाकर ले लूंगा, तो हमें ऐसे लगता है कभी कभी फिर हम ही क्यों नहीं, लेकिन एथिक्स कभी भी छोड़ने नहीं है, क्योंकि जो लिखा है वो सही है, वैसे ही होता है और वात प्रकोप के लक्षण मिलते ही है। फिर आइदर वहां पर अतियोग हो जाता है या अयोग हो जाता है, कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स आते ही आते हैं, तो इतना सारा करके फायदा ही नहीं है कुछ भी। तो यश भी नहीं, पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, और अपकीर्ति हो जाती है वो अलग बात है। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि जो भी कर्म आप कर रहे हो, तो यानी कि संसर्जन क्रम तक तो एटलीस्ट ये सारी चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है, और पेशेंट करते हैं अगर लेकिन आप बहुत फर्म होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। फिर है जैसे कृते क्रियान्वा परिहार काला, कालस्तु बस्त्यादिशो याति यावस तावत भवेद्वि परिहार काला। परिहार काल यानी कि जो भी हमने पथ्य कर आहार विहार सारी चीजें जो बोली है रुग्ण को, तो
तो वो जितने दिन तक हमारा बस्ती, फॉर एग्जाम्पल जैसे 15 दिन का बस्ती चल रहा है तो 30 डेज, आगे 30 डेज आपको परिहार है, आगे 30 डेज के लिए आपको वही पथ्य करना है जो मैंने तक्र बस्ती का दिया था। तो हमारा मॉड्यूल 45 डेज का था, यानी 15 दिन का बस्ती, आगे वाले 30 डेज, उसके बाद फिर से फिकल मैटर का हमने टेस्ट किया था, क्योंकि वो 30 डेज तब तक हो रहे हैं, 30 डेज के बाद फिर से चेक करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डबल, तो डबल सिर्फ बस्ती के लिए नहीं है, ये बस्त्यादिशु कहा गया है, तो वो भी कमेंट्री में क्लियर कट कहा है कि वमन आदि सारे जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें सारे के सारे कर्म में डबल। ठीक है, तो डबल उसके दिन हमें रुकना है। फिर अष्ट महादोषकर विषय, ये एक्चुअली 12वें अध्याय का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ऐसे कि जो परिहार कारक कहा गया है उसमें अगर कहीं ना कहीं ये गलती हो जाती है तो क्या क्या हो जाता है। ये कलरफुल इसलिए है क्योंकि महादोषकराणि अष्टौ इमानी तू विशेषतः उच्चैर्भाष्यम, उच्चैर्भाष्यम की वजह से ब्लू है ऊर्ध्वम, सॉरी हाँ, तथा देहम ऊर्ध्वम, उच्चैर्भाष्य के लिए ऊर्ध्व देह कहीं ना कहीं व्याधि हो जाएंगे। रथक्षोभ सर्वदेह, अतिचंक्रमण अधोदेह, आसन मध्य पीड़ा, अजीर्ण आम, अहित भोज्य दोषज और दिवा स्वप्न श्लेष्मज, समैथुनम क्षयज, वो कलर्स अकॉर्डिंगली है। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि उच्चैर्भाष्यम रथक्षोभम अतिचंक्रमणासने अजीर्ण अहित भोज्य दिवा स्वप्नम समैथुनम तज्जादेहम ऊर्ध्वम सर्व अधो मध्य पीड़ा आम दोषजा श्लेष्मजा क्षयजा चैव व्याधयासु यथाक्रमम, तो ये यथाक्रम है। ठीक, तो फर्स्ट इज उच्चैर्भाष्यम, ऊर्ध्वदेह पीड़ा, शीर शंख कर्ण उर पार्श्वशूल, ये बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आएगा। लेकिन ऊर्ध्व देह पीड़ा है तो ऊर्ध्व देह में जहां जहां पीड़ा है उच्च भाष्य है, इसीलिए अभ्यंग स्वेदन, क्योंकि फिर से वात प्रकोप है, उदान का प्रकोप है ही यहाँ पर, तो ये उदान के लिए ये उपनाह धूमनस्य स्नेहपान वातहर सारी द्रव्य देनी है। रथक्षोभ विमान से भी हो सकता है, यानी कि फ्लाइट से भी हो या पैदल हो या कैसे भी हो, लेकिन रथक्षोभ की वजह से सर्वदेह पीड़ा है, इसकी वजह से वंक्षण से लेकर स्पिक से कटी अंग अभिताप सारी चीजें यानी सर्वांग पीड़ा है, उसके लिए सर्वांग स्नेहन स्वेदन निदान परिवर्जन और वातहर द्रव्य इंपॉर्टेंट है। फिर अतिचंक्रमण अधोदेह पीड़ा है, अतिचंक्रमण बहुत चलते हैं कभी कभी पेशेंट्स, क्योंकि छुट्टी ली है तो क्या करेंगे, इसीलिए चलो, ऐसे भी होता है, बहुत बार ऐसे होता है फीमेल्स का स्पेशली कि हाँ वमन विरेचन के दिन मैं घर पे हूँ तो आज ये काम करना है वो काम करना है, वमन तो मॉर्निंग में हो गया, अभी दिन भर में क्या करूँ, तो बहुत बार ऐसे होता है। तो ये सारी चीजें आपको पेशेंट को समझानी है कि ऐसे नहीं करना है, यहाँ वहां नहीं जाना है, शॉपिंग करने के लिए नहीं जा, क्यों वमन की स्पेशली, विरेचन का क्या होता है दिन भर वैसे ही वो यानी कि कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन वमन का ऐसे होता है मॉर्निंग में 10 के बाद कुछ काम नहीं है ना वैसे। तो फीमेल पेशेंट्स का स्पेशली मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि शॉपिंग करना है, ये करना है, वो करना है, तो दिन वो जो छुट्टी ली है वो इसमें वो गुजार देती है। तो इसलिए अतिचंक्रमण अधोदेह पीड़ा है, तो पादजंगा उरु जानु वंक्षण यहाँ पर पीड़ा हो सकती है। स्नेहन स्वेदन सारे अगर आप देखते हो, निदान परिवर्जन वातहर, तो मेनली वातहर ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट। अत्यासन, अभी यहाँ पर मैंने कंप्यूटर दिखाया, अत्यासन तो मोबाइल पे भी बहुत हो रहा है, और जैसे मैंने कहा कि काम नहीं है तो अत्यासन, तो अत्यासन मध्य देह पीड़ा है, स्पिक पार्श्व वंक्षण शूल है वहां पर, स्नेहन स्वेदन निदान परिवर्जन वातहर फिर से वही है। अजीर्ण, अजीर्ण अगर हो जाता है उसमें खाने पीने का जो हमने दिया है पेयादि क्रम जो हमने फॉलो करने के लिए कहा है वो अगर फॉलो नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो अजीर्ण आत्मान मुख शोष पिपासा, ये सामता के लक्षण है पिपासा और मुख शोष, तो इस तरीके का। और सामता है इसलिए मे भी अतिसार हो सकता है, मे भी छर्दी स्वरूप हो सकती है, या मे भी इवन ज्वर, जो सामता का बहुत बड़ा एक हम पैरामीटर कह सकते हैं, तो उस तरीके से हमें मिलता है। देखो परिहार काल में अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ की रुग्ण ने तो ज्वर भी हमें मिल सकता है, तो इसीलिए उसमें वमन रुक्षण स्वेदन लंघन दीपन पाचन इस तरीके से, या व्याधि प्रत्यनिक जो भी आपको औषधि योग्य लगती है उसमें वो आप वहां पर दे सकते हो। अहित सेवन, एक पेशेंट ने मुझे कहा था कि वो शायद गलती मेरी ही थी, मैंने खिचड़ी इतना ही लिख कर दिया था। बहुत पेशेंट ही हमें सिखाते हैं ना कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो खिचड़ी यानी मेरे दिमाग में मूंग दाल की खिचड़ी, और उसका फोन आया कि मुझे ये हो रहा है मुझे वो हो रहा है, तो मैंने कहा आज क्या खाया था, तो खिचड़ी खाई थी, तो खिचड़ी से क्यों ऐसे होगा, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया था कि मुझे पूछना चाहिए था। फिर उसने मुझे कहा कि साबूदाना की खिचड़ी खा ली,
एक्चुअली इतना तो समझ में आना चाहिए था पेशेंट को भी कि इतना मैंने परहेज लिख कर दिया, इतना पथ्य दिया है, तो उसमें खिचड़ी नहीं हो सकती ना, यानी कि साबूदाना खिचड़ी नहीं हो सकती। तब से लेकर आज तक मैं हमेशा मुगाच्या डाळीची खिचड़ी इतना बड़ा ये लिख कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे है कि सिर्फ खिचड़ी लिखने से मुझे ऐसे लगा, मेरा परसेप्शन ऐसा था कि वो मूंग दाल की खिचड़ी खाएगी, लेकिन उसने साबूदाना की खिचड़ी खाई। तो ये अहित सेवन बहुत कॉमन है। हो सकता है एक पेशेंट ने मुझे कहा था मैगी बहुत हल्की है इसलिए मैंने मैगी खाई है, इसीलिए मैंने कहा कि पेशेंट ही हमें एजुकेट करते। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हर एक चीज शायद आपको बोलनी पड़े, लेकिन वो बोलना जरूरी है। ठीक है, आप पंचकर्म अगर कर रहे हो तो बहुत बोलना पड़ता है, तो उतना बोलो। ठीक है, तो अजीर्ण, अधमान, मुखशोष, पिपासा, ये दोषहर जो भी चिकित्सा है वैसे आपको करनी है। दिवास्वाप ये भी बहुत कॉमन है, छुट्टी है 2-4 दिन की तो दिवास्वाप। ठीक है, दिवास्वाप की वजह से श्लेष्मज व्याधि हो जाएंगे ऑफकोर्स। तो अरचोक, अविपाक, अग्निनाश, पांडु, कंडु, पामा, इस तरीके के कफ प्रधान ऐसे कहीं ना कहीं सिम्टम्स या व्याधि हमें दिखाई देंगे। तो धूमपान, वमन, लंघन, शिरोविरेचन, व्यायाम, इस तरीके से कफग्न औषध योजना या कफग्न उपक्रम आपको करने हैं। मैथुन, इसलिए मैंने कहा कि पहले ही हमें पेशेंट को ये एजुकेट करना है कि द्विपरिहार काल है, उसके डबल परिहार काल है। तो पहले तो हमने जो स्नेहपान चल रहा था उसी में भी हमने कहा था, और उसके बाद वाले जो डबल काल है उसमें भी हमें कहना है कि मैथुन आपको वर्ज्य, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, क्योंकि फिर से क्षयज व्याधि हो जाएंगे, वात प्रकोप हो जाएगा, क्योंकि सटल लेवल पर वात प्रकोप हो जाता है। शायद ऐसे हो सकता है कि इमीडिएट आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन सटल लेवल जो है वहां पर अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो शायद आपका परसेप्शन कम है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्षयज व्याधि वहां पर हो सकते हैं, इसीलिए ये भी उसमें अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रणीयमानश्च न याति केन बस्ति या सुचिराच्य केनैति। ये 2 क्वेश्चन का एक साथ उन्होंने आंसर दिया है, इसीलिए ये 9th और 11th क्वेश्चन एक साथ मैंने लिखा है। बद्धे प्रणीतम प्रणीते विषमम च नेत्रे मार्गे तथार्ष कफ विबद्धे न याति बस्तीर्न सुखम निरेति दोषावृतो अल्पो यदि वा अल्प वीर्यः। तो इसका मतलब है कि आइदर बस्ती अंदर जा नहीं रही है, या अगर अंदर जा रही है तो धारण काल इतना है, जैसे कि अनुवासन का 3 याम है सपोज, लेकिन अनुवासन का ठीक है, आपको अगर कहीं कुछ यानी कि मिथ्या योग के लक्षण या कुछ लक्षण अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे तो लेट इट बी एज इट इज। अगर में भी रुक्षता इतनी है कि वो एब्सॉर्ब पूरा का पूरा हो गया, लेकिन निरूह के बाद ऐसे नहीं ना होता, तो उसमें भी अगर धारण काल 45 मिनट्स के आगे अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ कारण हो सकता है। तो मे भी बद्धे प्रणीते विषमम च नेत्रे, हमें नेत्र के दोष बताए, तो उसमें अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट विबंध का होता है, हम निरूह बस्ती दे रहे होते हैं, कैथेटर से देते हैं, कैथेटर का जो छिद्र है पार्श्व छिद्र तो वो ब्लॉक हो जाता है क्योंकि अंदर मल है। तो वो अगर ब्लॉक है तो पीछे से हमने कितनी भी बार अगर, और हम कैसे देते हैं इससे कैन से, तो अगर हम कैन से बस्ती दे रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉक है तो वो जाता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रेशर से हम नहीं दे रहे हैं ना। तो शायद हो सकता है कभी कभी ऐसे कि अंदर अर्श है, मे बी रुग्ण ने हिस्ट्री नहीं दी है, मे बी हमने चेक नहीं किया है, तो अंदर का अर्श, अभ्यंतर अर्श जो है उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आता है। तो न याति दोषावृतो अल्पो यदि वा अल्प वीर्या, तो आवृत मे बी मल से है, मे बी दोष से है, मे बी अर्श जैसे कोई अगर फिजिकली कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस वहां पर आ रहे उसकी वजह से है, या अल्पवीर्य जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि क्रूरकोष्ठ है और वहां पर आपने बहुत ही शीत और अल्पवीर्य वाला अगर द्रव्य दिया तो शायद हो सकता है कि वो बस्ती बाहर नहीं आता, उसका धारण काल बढ़ सकता है। तो इसका मतलब है कि ये 2 क्वेश्चंस के लिए, और ये 3rd क्वेश्चन यानी कि 10th, जब मैं ताराचंद में ड्यूटी करती थी यानी कि एमडी के टाइम, तो एक पेशेंट ऐसे आता था कि उसे 2 मिनट तक भी वो बस्ती धारण नहीं होती, अनुवासन भी। तो हमेशा मैं सोचती थी इसे 2 में अनुवासन भी कैसे, यानी कि हुआ मैडम मुझे जाना है, हुआ मैडम मुझे जाना है, ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे हमेशा ऐसे लगता था। तो प्राप्ते तु वर्चा अनिल मूत्र वेगे, बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट को यानी कि अच्छे से हम बोलते नहीं है कि आप पहले वॉशरूम में जाकर आओ फिर बस्ती होगा। तो बहुत बार ऐसे होता है कि वहां पर वेग प्रस्तुत है, मूत्र का हो सकता है, अधोवात का हो सकता है, मल का हो सकता है, और फिर भी हम बस्ती दे रहे हैं। तो इसकी वजह से भी ऐसे कि बस्ती का धारण नहीं होता प्रॉपर, बस्ती इमीडिएट तुरंत बाहर आ जाता है। धारण काल के लिए एक बहुत बड़ा भी लेक्चर हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि पेशेंट को कहीं ऑफिस में जाना होता है, फिर उसे ऐसे लगता है कि बस्ती बाहर आ जाती है, तो बेटर है कि यहाँ पर ही जाकर मैं आगे जाऊं। इसीलिए एक्चुअली उसका धारण काल कितना है पता ही नहीं है, पेशेंट ही अपने आप अनुवासन भी देते तो
पहले जाकर फिर ऑफिस चले जाते हैं, तो ये हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो धारण काल को अफेक्ट करते हैं। अत्युष्ण तीक्ष्णश्च मृदौ च कोष्ठे, जैसे कि वहां पर अल्पवीर्य की वजह से धारण काल बढ़ रहा था, उसी तरीके से अत्युष्ण तीक्ष्ण अगर बस्ती है और मृदु कोष्ठ है तो इमीडिएट, जाहिर है कि वो इमीडिएट बाहर आ जाएगा। प्रणीत मात्र पुनरेति बस्ती, तो इसीलिए 9th 10th और 11th का अगर हमने देखना है तो इसका मतलब बस्ती नेत्र दोष, बस्ती पुटक दोष और प्रणेत्रु दोष, ये तीनों दोष हमें देखना बहुत जरूरी है। अगर आप देखते हो ह्रस्व, दीर्घ, पार्श्व छिद्र, तो ये सारे जो है एक कैथेटर है और एक अपना रेगुलर नेत्र है। तो कैथेटर है वो दीर्घ है, ये एक उसमें दोष आ जाता है, उसे पार्श्व छिद्र है, ये एक दोष आ जाता है। और हम वो दीर्घ तक अंदर, क्योंकि पता नहीं चलता कि 4 ही अंगुल हमने अंदर डाला है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि वो बहुत अंदर चला जाता है। कभी कभी थेरेपिस्ट है ना, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आता कि कितना अंदर डाला है, क्योंकि बहुत बड़ा 1 फीट तक वो रहता है कैथेटर, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसीलिए बेटर है कि आप नेत्र यूज करो। बस्ती पुटक, तो जैसे कि विषम गति हो सकती है, उसकी वजह से भी शायद सुचिरात हो सकता है या इमीडिएट बाहर आ सकता है, पॉसिबल है। हम सिरिंज यूज करते हैं या एनिमक कैन यूज करते हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से हो गया। फिर बस्ती प्रणेत्रु, सवात, अतिद्रुत, उत्क्षिप्त, तिर्यक, उलुप्त, कंपित, ये सारी चीजें है अफेक्ट करती है जो धारण काल को, क्योंकि कंपित बस्ती दिया तो शायद अंदर गया ही नहीं, इमीडिएट बाहर आया, या बहुत ही अंदर डालकर दिया तो शायद हो सकता है कि धारण काल बढ़ गया। तो ये सारे प्रणेत्रु दोष भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो थेरेपिस्ट रहेंगे तो थेरेपिस्ट को भी अच्छे से पंचकर्म थेरेपी के लिए एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फिर से एक पेपर है, रिसर्च पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है, हम आयुर्वेदिक बहुत बार फिजिशियंस जो है हम रिसर्च नहीं देखते जो होते हैं, सारे आर्टिकल्स ऐसे फेक नहीं होते, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं कि जो सच में कहीं ना कहीं हमें नॉलेज देते हैं। तो ये है बस्ती, डज द इक्विपमेंट एंड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैटर, सच में ये मैटर करता है कि नहीं करता। और उसके अगर आप देखते हो तो नितिन कामत जैसे बड़े बड़े लोग उसमें ये प्रोजेक्ट में हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये देखा हुआ, ये मैंने लिंक भी दी हुई है, तो ये लिंक के ऊपर अगर आप जाकर देखते हो तो ये पेपर आपको मिलेगा। मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशंस लिखे है और वो अच्छे से एक आपको दिखाने के लिए इस तरीके से है, लेकिन पेपर अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छा पेपर है। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि प्रेशर पुटक से अगर आप देते हो तो मैकेनिकल प्रेशर यूज करते हो, और अगर एनिमा कैन से देते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने आप आहिस्ता आहिस्ता जाता है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन टाइम देखते हो तो पुटक का सिर्फ 1 मिनट है, 60 सेकेंड्स, और इसका है 10 मिनट्स, यानी कितना डिफरेंस है। यानी उसका जो कोष्ण अगर हम बस्ती दे रहे हो तो शायद 10 मिनट्स में वो ठंडा भी हो सकता है ना, और वो इतना यानी कि सिर्फ ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से अंदर जा रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वैसे के वैसे ही रुकेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर है स्प्रेडिंग ऑफ बस्ती द्रव्य, उन्होंने उसके ये किए एक्सरेज किए हुए पेशेंट के, तो एक्सरे में ये क्लियर कट, अभी मैं एक्सरे यहाँ पर नहीं डाल सकती थी इसलिए नहीं डाले, लेकिन होमोजीनियसली विथ यूनिफॉर्म प्रेशर वो स्प्रेड हुआ है। और ये जो कैन का है तो विथ इंटरप्शन है, यानी बीच बीच में नहीं है, कहीं ना कहीं है, ऐसे इंटरप्टेड है, ठीक है। फिर फिलिंग ऑफ कोलॉन बाय बस्ती द्रव्य, तो बस्ती द्रव्य कंप्लीटली सिग्मोइड कोलॉन, इलियोसिकल जंक्शन, ऑलमोस्ट असेंडिंग कोलॉन तक बस्ती गया हुआ है, और यहाँ पर है सिग्मोइड कोलॉन अप टू आईसी जंक्शन है, लेकिन लेस इन क्वांटिटी, क्योंकि वो आहिस्ता इंटरप्टेड मेथड से जा रहा है। तो इसीलिए ऐसा बेटर है कि आप पुटक से बस्ती दो, ठीक है। तो इसीलिए ये बस्ती का जो कहा गया है ग्रंथ में, जो सिद्धि स्थान में, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको बस्ती कैसे देनी है, ठीक है। 12th क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन है कि साध्या गदास वही शमनिश्च केचित, जैसे मैंने कहा था कि साध्य है फिर भी कभी कभी वो हमारे हाथ में नहीं आते, ये क्यों हो जाता है? क्योंकि हीना अतिमात्रम विपरीत कालम मिथ्योपचाराच न तम विकारम। शायद हमें ऐसे लगता है कभी कभी कि जैसे वात प्रकोप के हमें लक्षण दिखाई देते, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आवरण है और आपने सिर्फ वात प्रकोप के लिए दिया, हो सकता है। तो इस तरीके से, तो इसीलिए जो निदान पंचक कहा गया है, तो निदान पंचक के ऊपर कमांड रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमें ऐसे लगता है कि चलो अम्ल पित्त सूच्छेखर दे दिया, सूच्छेखर से कोई उपशय नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं, सूच्छेखर की वजह हम कामदुधा देते हैं। ये नहीं है, हमें एक्चुअली संप्राप्ति चेंज करनी है। संप्राप्ति का फिर से सोचना है कि कहीं ना कहीं हम गलत कहाँ पर है, द्रव्य में नहीं है, गलत कहाँ पर है, संप्राप्ति में, क्योंकि अनुपशय मिल रहा है। उपशय अनुपशय अभ्याम परीक्षित अगर है तो हमें
संप्राप्ति के बारे में सोचना है कि किस तरीके से संप्राप्ति आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि वहां पर विबंध है और उसकी वजह से अम्लपित्त है, तो वहां पर आपको सूक्ष्म का कोई काम ही नहीं है, वहां पर शायद बस्ती से भी काम होने वाला है। यानी कि लगता है कि बहुत साध्य व्याधि है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं आता कभी कभी, इट इज वेरी पॉसिबल। तो सिद्धि स्थान का फर्स्ट अध्याय मैंने ये कंप्लीट किया 12 क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि उसमें बहुत सारे अध्याय के रेफरेंस आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का अध्याय में कुछ नहीं आया है, बहुत डिटेलिंग किया हुआ है। तो जितना हो सके मैं फास्ट ले रही हूँ, क्योंकि सिद्धि स्थान पूरा है तो एक ही अध्याय पे मैं नहीं रुक सकती और आधा घंटा है मेरे पास, तो इसीलिए मैं आगे जा रही हूँ। तो ये सारे अध्याय उसमें हैं, जैसे कि कल्पना सिद्धि हमने देखी, पंचकर्मीय सिद्धि, पंचकर्मीयम सिद्धि, बस्ती सूत्रीय, स्नेह व्यापद सिद्धि, बस्ती नेत्र बस्ती व्यापद, वमन विरेचन व्यापद, बस्ती व्यापद, प्राश्रुत यौगिक, त्रिमर्मीय, बस्ती सिद्धि, फल मात्रा सिद्धि और उत्तर बस्ती। तो एक एक अध्याय हम लेंगे, उसमें से जितना इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स पूरा अध्याय इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ, लेकिन उसमें से जो प्रैक्टिकली हम डेली देख रहे हैं क्लिनिक्स में, उतना ही मैं उसमें से निकाल कर आपको बता रही हूँ, क्योंकि उतना टाइम हम नहीं दे पाएंगे इसलिए। सो जनरल इंडिकेशंस ऑफ पंचकर्मा, जैसे कि ये अध्याय में सारा वमन विरेचन बस्ती न वो मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वो सब आपको पता है, लेकिन ये जनरल इंडिकेशन में क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये सारे अगर आप देखते हो तो ये सारे के सारे लक्षण अभी के पेशेंट्स में हमें मिलते हैं। चंड, साहसिक, भीरू, कृतघ्न, व्यग्र व्यग्र बहुत सारे पेशंट है, कन्सल्टिंग में आए होते हैं और हमारे सामने अगं मग ते त्या दिवशी जमेल का, मग ह्या दिवशी जमेल का, मग मला ऑफिस है, मग मुलांना ने, आप डिसाइड करो अपने, मेरा शेड्यूल ऐसे है, आप कहाँ पर उसमें फिट हो रहे हैं वो आप देखो। और लास्ट में सारी चीजें हो गई, फिर वो फीमेल गए और मेरे पीरियड से, लेकिन यानी कि व्यग्र, यानी कि वो डेट्स जो हमने निकाल कर दिए या पूरा एक टाइम टेबल दिया है ना कि इतने इतने दिन आपको, एक 2-4 दिन आगे पीछे, क्योंकि स्नेहपान कितने दिन में होगा वो शायद 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक शेड्यूल हमने दिया हुआ है। तो आप देखो कि आपको अगर ये करना है तो आपकी व्यग्रता कितनी है और आप कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है, रुग्ण को डिसाइड करना है। फिर सदराज भिषजा द्वेष्टा तद्विष्टा शोक पीड़िता, सदराज भिषजा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो राज यानी कि बहुत बार अभी जैसे कि पेशेंट्स आते हैं मेरे पास तो कोई वीआईपी सिंड्रोम उनको होता है, हाँ, यानी कि वो इसीलिए ये यहाँ पर राजा भी कहा है ना, तो वो अभी ये इस जनरेशन में, इस एरा में भी वो एग्जैक्टली एप्लीकेबल है, क्योंकि उनको भी एक ऐसे लगता है मैं यहाँ अब नहीं आ सकता, तब नहीं, ये ऐसे हो जाता है। या उनको स्नेहन स्वेदन जब करना है, सामता दिखाई दे रही है और स्नेहन स्वेदन हम कैसे करेंगे, बाह्य स्नेहन है फिर भी अभ्यंग कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है, इसीलिए मैंने वो जनरलाइज दिए, हर एक के अलग अलग नहीं दिए। तो ये गूगल डॉक्टर आप सबको पता है कि गूगल डॉक्टर है, उनको ही पता है कि उनको क्या हुआ है। तो ये सारे के सारे देखो आ रहे हैं कि नहीं, वैरी, वैद्यापकारक, वैद्य द्वेष्टा, वैद्य विदग्ध, वैद्यमानी, अवैद्यम अपि आत्मानम वैद्य मन्यमान, श्रद्धाहीन, सुशंकित, क्योंकि गूगल में ऐसा कहा, आपने तो ऐसे नहीं कहा। एक बार मैंने जानू बस्ती का, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि जानू बस्ती ऊपर से भी लगा रहे एंटीरियर एस्पेक्ट से, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जानू ही ना, तो फिर वहां से क्यों नहीं लगा सकते, इसीलिए मैंने आधे पेशेंट्स को पीछे से पोस्टीरियर एस्पेक्ट से लगाया, आधे पेशेंट को, वो इंजीनियर था तो वो तो गूगल डॉक्टर होना बहुत जरूरी है, तो उसने मुझे कहा नहीं नहीं आप गलत कर रहे हो, मैंने जितने सारे पेशेंट देखे वो एंटीरियर एस्पेक्ट से ही देखे गूगल पे। तो ये गूगल डॉक्टर है, क्योंकि वो खुद को ही वैद्यमानी है, वो खुद को ही समझ रहा है कि मुझे सब कुछ आ रहा है, मैं ऐसे ही पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह, इसीलिए मैंने ये श्लोक यहाँ पर डाला था, और बाकी के जितने सारे इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो सबको आपको पता है, क्योंकि आप सारे प्रैक्टिशनर्स हो, आपको पता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें से कि प्रिपरेशन ऑफ निरुआ बस्ती पूर्वम ही दद्यात मधुसैंधवम तु, इसमें मैंने एक पेपर नहीं डाला, सावरीकर सर का एक पेपर है, उसमें माधुतैलिक बस्ती का उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है, और स्टैंडर्डाइजेशन में मधु और इमल्सिफाइंग नेचर मधु का कैसे है और इमल्सिफिकेशन कैसे होता है और हमारी बस्ती कैसे एक्ट होती है, तो मॉडर्न के पैरामीटर्स डालकर बहुत ही अच्छे से वो पेपर प्रेजेंट किया हुआ है। मैं यानी कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं यहाँ पर नहीं डाल सकी, लेकिन आप सावरीकर सर का है पेपर, जरूर पढ़िए, मिल जाएगा, या गूगल पर सिर्फ जाकर डालिए कि रिसर्च पेपर रिगार्डिंग बस्ती मिक्सिंग। तो ये सीक्वेंस और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं हो जाता तब तक उसका काम नहीं होगा, क्योंकि हर एक द्रव्य का अलग अलग काम है और संयोग का अलग काम है, क्योंकि मथन करने से अग्नि संस्कार जो हो जाता है तो संस्कार से गुणांतर आधान की वजह से होने वाला काम अलग है।
तो सिर्फ सैंधव का ये काम, मधु का वो काम ऐसे नहीं है, वो इमल्शन का काम है, टोटल संयोग का काम है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वांटिटी ऑफ निरोबसी, ये एक्चुअली चक्रपाणी की टीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसे मत कितना डालना है, अगर रेफर्ड पेशेंट स्पेशली आता है, हाँ डालो आपको जितना चाहिए, या 30 ml डालो, एक जनरलाइज ये सेंटेंस होता है 50 ml 30 ml, लेकिन क्यों, कौन सा व्याधि है, उसमें कितना मधु होना चाहिए, स्नेह कितना होना चाहिए। हमें इतना तो पता है कि वात के लिए 1/4, पित्त के लिए 1/6 और कफ के लिए 1/8 स्नेह होता है, लेकिन ये बाकी का, यानी मधु, कल्क, कषाय, आवाप अगर आप डाल रहे हो तो वो, तो इसके वजह से टोटल अगर क्वांटिटी हम 960 ml भी अगर डिसाइड करते हैं तो ये 24 पल हो जाता है। तो वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, और फिर योजक आप हो, आपको जैसे चाहिए इसमें से जो आप चूज करना चाहते हो वो चूज करके आप बस्ती मात्रा दे सकते हो। तो जनरल रूल्स कौन से बस्ती जब हम देते, तो ये 4th अध्याय स्टार्ट हो गया। मूर्छित तैल शुड बी एडमिनिस्टर्ड, बहुत बार हम तिल का तेल प्लेन देते, लेकिन वो साम है, तो साम तेल अगर हम यूज करते हैं तो साम तेल के सामता जन्य व्याधि कहीं ना कहीं हम उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि ये वैद्य का प्रमाद हो रहा है, तो इसीलिए मूर्छित तेल से ही हमें बस्ती देना है। और सिद्ध है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन प्लेन तिल तेल अगर आप दे रहे हो तो मूर्छित करके देना है। सम अमाउंट ऑफ तैल शुड रिमेन इन बस्ती पुटक टू अवॉइड सहवात बस्ती दान। बहुत बार ये हो जाता है कि थेरेपिस्ट पूरा का पूरा बस्ती दे जाता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इवन बस्ती पुटक, अभी जो हमारे बस्ती पुटक आए हुए अगस्ती एग्रोवेद के, तो उसमें हमने ये स्पेसिफाई किया है कि 60 ml का बस्ती है तो हमने 65 ml दिया है, क्योंकि जब हम बस्ती देंगे तो एटलीस्ट 5 ml वो कैथेटर में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है कि सवात अगर आप वात के लिए ही दे रहे हो और सवात दे रहे हो तो उसमें क्या हुआ, इसीलिए ये हमेशा याद रखना है। नेवर एडमिनिस्टर स्नेह बाय ओरल एंड एनल रूट साइमल्टेनियसली ऑन द सेम डे, यानी कि अनुवासन भी दे रहे हो और स्नेहपान भी कर रहे हो, क्योंकि अग्निसाद होने के बहुत सारे चांसेस है वहां पर। स्नेह बस्ती और निरूह बस्ती शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एज उत्क्लेशन अग्निवध ड्यू टू स्नेह बस्ती और वात प्रकोप ड्यू टू निरूह बस्ती। अगर आपने एक कंटिन्यूअसली, तो जब मैंने दिया था अनुवासन बस्ती तो इसीलिए मेरा स्नेह प्रकर्ष काल भी 7 दिन का ही रखा था, नहीं तो मैं भी 10, 15, 20 दिन दे सकती हूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कंटिन्यूअस अनुवासन बस्ती दिया, स्नेह बस्ती दिया, तो उत्क्लेशन तक मुझे चाहिए, लेकिन अग्निवध नॉट एक्सपेक्टेड। तो इसीलिए उत्क्लेशन वहां पर मुझे मिला था, क्योंकि मैंने 7 ही दिन, क्योंकि ओरल रूट इज कंसिडर्ड एज इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय डल्लन ने ये क्लियर कट कहा है कि अनुवासन यानी कि रेक्टल रूट जो है, गुदा जो है, वहां से जो बस्ती आप दे रहे हो वो आपका ओरल रूट जैसे आप दे रहे हो वैसे ही इंटरनल रूट है वो। तो इसीलिए जो स्नेह प्रकर्ष काल ओरल रूट के लिए वही सेम होगा अनुवासन के लिए भी। ऑफ कोर्स मात्रा बस्ती नहीं कह रही हूं मैं, स्नेह बस्ती दिया हुआ है, तो अनुवासन या स्नेह बस्ती जो भी रहेगा तो उसमें कंटिन्यूअस नहीं देना है, नहीं तो उत्क्लेश होगा और अग्निवध हो सकता है, वात प्रकोप के लक्षण आ जाएंगे अगर निरूह बस्ती आपने एक साथ कंटिन्यूअसली दिए। इसीलिए मैंने कहा कि तक्र बस्ती के बीच बीच में मैंने अनुवासन दिए थे। ठीक है, निरूह शुड बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर अनुवासन ओनली टू गेट एक्सेलेंट एलिविएशन ऑफ त्रिदोष। तो अनुवासन के बाद, क्योंकि वो स्नेह है, स्नेह के बाद शोधन हो सकता है। व्यापद ऑफ अनुवासन बस्ती, इसमें भी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन ये अध्याय का सार है, इसीलिए मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए लिखा था। तो वातावृत, पित्तावृत, कफावृत, अन्नावृत, पुरुषावृत और अभुक्त। अभुक्त बहुत बार ऐसे हो जाता है, पेशेंट ऑफिस से डायरेक्टली बस्ती लेने के लिए आता है, हमने कहा हुआ है कि पेशेंट को खाकर ही आना है, लेकिन बहुत बार ऐसे हो जाता है कि पेशेंट डायरेक्टली आता है, खाया नहीं, कुछ नहीं और वैसे ही आ गया। तो जब हम चेकलिस्ट बनाते हैं कि पेशेंट का स्नेहन हुआ, स्वेदन हुआ, कंसेंट ली, फिर उसने खाया है कि नहीं खाया, तो बस्ती देना है कि नहीं देना है। तो थेरेपिस्ट को भी आप एजुकेट करो और आप खुद भी एक चेकलिस्ट बनाओ हर एक कर्म के लिए, तो उसमें ये आ जाता है। बस्ती स्पेशली अनुवासन बस्ती, टिफिन लेकर आओ, यहाँ पर खाओ, एक 10 मिनट रुको और बाद में आप बस्ती ले सकते। वैसे भी सुश्रुत ने आर्द्र पानी ही कहा हुआ है, तो खाने के तुरंत बाद आप बस्ती अनुवासन दे सकते हो। फिर वमन पूर्व दिन आहार, 6th अध्याय, वमन विरेचन व्यापक सिद्धिम। कफवर्धक आहार सबको पता है कि ये सारी चीजें हम प्रीवियस डे वमन के पहले हम देते हैं। दूध हो सकता है, शिकरण हो सकती है, क्योंकि हमें उत्क्लेश करना है, इसलिए सिर्फ उतना ही, एक ही रात में हमें इतना देना है।
फिर जैसे विरेचन पूर्व दिने आहार है, तो ये कफ का तो वमन का तो बहुत इजी है कि कफवर्धक देना है, लेकिन विरेचन के पहले आपको पित्त उत्क्लेशक आहार नहीं देना है, लेकिन सूजर द्रव भूयिष्टम लघु अशीतम उत्क्लिष्ट अल्प कफत्वेन, यानी कफ का उत्क्लेश नहीं होना चाहिए, इस तरीके का आहार आपको देना है। लघु होना चाहिए, अशीत होना चाहिए और द्रव भूयिष्ट होना चाहिए। तो क्या हम ये दे सकते हैं? टोमेटो का सूप है, नींबू शरबत है, मे भी गर्म पानी के साथ, ये गार्सिनिया यानी कोकम है, उसका भी शरबत आप दे सकते हो गर्म पानी के साथ। टोमेटो का सूप है, रसम है, इस तरीके का कुछ आपको बनाने हैं ना अलग अलग द्रव्य, और वो पेशेंट को कहना है, तो ये आप दे सकते हो, जिसकी वजह से कफ का उत्क्लेश तो नहीं होगा, लेकिन अनुलोमन के लिए वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरीके का आहार आप विरेचन के पहले दिन दे सकते हो। वमन विरेचन व्यापद, ये भी मैं बहुत डिटेलिंग नहीं करूंगी क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन अयोगात अतियोगाच दशयता व्यापदो मता, तो उसमें ये हमेशा याद रखो कि कहीं ना कहीं आपका अयोग हो रहा है या कहीं ना कहीं आपका अतियोग हो रहा है, तभी जाकर ये सारे व्यापद आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि जीवादान है तो अतियोग है, विभ्रंश अतियोग हो सकता है, परिकर्ता अतियोग हो सकता है, लेकिन मे भी आध्वान स्त्राव ये सारे अयोगजन्य हो सकते हैं क्योंकि उत्क्लेश हुआ है लेकिन बाहर नहीं आ रहे दोष। ठीक है, बस्ती व्यापक जैसे वमन विरेचन के है वैसे बस्ती के भी है। नाती योगो क्लम आत्माने हिक्कारुत प्राप्ति ऊर्ध्वता प्रवाहिका शिरोगाती परिकर्त परिस्त्रवा, ये भी वैसे ही है, अतियोग के हो सकते हैं या अयोग के हो सकते हैं। तो बस्ती व्यापद या बस्ती जब हम देते हैं तो ये सारे पॉइंट्स हमें हमेशा याद रखने कि कोष्ठ परीक्षण फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपने कौन सा बस्ती आप दे, मैंने ये पहले भी कहा है आपको कि कौन सा बस्ती दे रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस कंडीशन में दे रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोगम आदौ परीक्षित, इसीलिए हमें पहले परीक्षण करना है रुग्ण का, रोगी का, रोग का, तो उसमें कोष्ठ परीक्षण फर्स्ट पॉइंट हमेशा आता है। फिर प्रॉपर्टीज दैट इज वीर्य एंड गुण ऑफ बस्ती द्रव्य, यानी कि बस्ती द्रव्य वीर्य कौन सा है उसका, आपने मरीचे डाला है, गोमूत्र डाला है, क्या डाला है उसमें, और रुग्ण एकदम दुर्बल है, कृश है, इस तरीके का है, तो वो शायद नहीं सह पाएगा। तो इस तरीके के कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो पहले ही हमें देखने, वो सिर्फ अच्छे है या उस व्याधि में आए हुए इसलिए हम नहीं दे सकते, वो व्याधि में अधिकार में आए हुए नो डाउट, लेकिन वो रुग्ण आपके सामने है ना, तो वो देखकर आपको डिसाइड करना है। फिर कंडीशंस ऑफ विसिएशन ऑफ दोष, यानी कि वात के साथ साथ पित्त है, कफ है, कौन सा दोष है, दुष्य कौन सा है, धातु कौन सा है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। एग्जाम्पल शिरोअर्थी, पेशेंट विथ क्रूरकोष्ठ, अल्पबल एंड बहुदोषावस्था, ग्रंथ का ही ये उदाहरण है। तो उसमें मृदु शीत बस्ती अगर दिया गया तो क्या हो सकता है, शिरशूल भ्रम ये लक्षण हो सकते हैं उसमें, क्योंकि रुग्ण कैसा है तो क्रूरकोष्ठी है, अल्पबल है, और लेकिन अवस्था दोषों की कैसे है, बहुदोषावस्था है, यानी कि आपको वो निकालने हैं, लेकिन मृदु शीत ये बस्ती से आप नहीं निकाल पाओगे, तो इसीलिए वहां पर तीक्ष्ण अनुलोमन हो सकता है या तीक्ष्ण बस्ती आपको देनी पड़ेगी में भी, या प्रदमन नस्य देना पड़ेगा। तो शोधन का ही एक प्रकार प्रदमन नस्य है, वो भी आप दे सकते हो वहां पर। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि बस्ती व्यापद कब हो सकता है, जैसे शिरोअर्थी बस्ती व्यापद है। ठीक है, नेक्स्ट अध्याय प्राश्रुत यौगिक, तो वेरियस बस्ती विच कैन बी यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट ऑफ व्यापद ऑफ बस्ती, इसीलिए बस्ती व्यापद के तुरंत बाद का अध्याय आया प्राश्रुत यौगिक की बस्ती। तो उसमें बहुत सारे बस्ती अलग अलग डोसेज फॉर्म में आए हुए हैं, अलग अलग प्राश्रुत यौगिक की बस्ती आए हुए हैं। इवन दीज बस्तीज कैन बी एडमिनिस्टर्ड फॉर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ डिसीज। तो ये तीन तो मैंने रिसर्च उसके इसके साथ हो चुके हैं। पंचप्राश्रुत बस्ती बलवर्णकृत है, पंचतिक्त पंचप्राश्रुतिक ये बस्ती इसमें था, प्रमेह कुष्ठ और अभिषंद में यूज करके देखा हुआ है। चतुप्राश्रुतिक बस्ती है वो विट संग आनाह, क्योंकि उसमें मस्तु और ये सारी चीजें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें आ जाते। तो नॉट नेसेसरी कि हमें सिर्फ रेगुलर दशमूल का ही बस्ती विबंध में देना है, नॉट नेसेसरी, आप ये भी कर सकते हो, चतुप्राश्रुतिक बस्ती देकर देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। यानी कि ये प्राश्रुत यौगिकी में जितने सारे योग आए हुए हैं बस्ती के, आप यूज करके देखो, बहुत प्रैक्टिकल है और इजीली हम यूज भी कर सकते हैं। त्रिमर्मीय सिद्धि नेक्स्ट अध्याय, जैसे कि आपको पता है शिर हृदय और बस्ती विकार सारे इसमें आए हुए हैं। तो इसमें जो है शिरोबस्ती, उत्तर बस्ती, स्पेशली उत्तर बस्ती का जो उल्लेख है वो इस अध्याय में आया हुआ है त्रिमर्मीय में। और किंतु एतानी विशेषतो अनिलाद रक्षाणी, फिर से वही चीज नेक्स्ट अध्याय में भी आई हुई है कि अनिलाद रक्षाणी, अनिलो ही पित्त कफ समुदीरणे हेतु,
उदीरण करने के लिए वात ही है। प्राणमूलम च स बस्ती कर्म साध्यतमः तस्मान्न बस्ती समम किंचित कर्म मर्म परिपालनम अस्ति। सो मर्म अगर कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि मर्म के ऊपर कहीं व्याधि आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पर आपको बस्ती ट्रीटमेंट या बस्ती चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी अध्याय में आया हुआ है कि नावन के 5 प्रकारों सारा डिटेलिंग जो है नस्य के बारे में, तो वो भी इसी अध्याय में आया हुआ है कि नावन अवपीड़ धूमापन धूम एवच और प्रतिमर्शनस्य, जिसमें से हम प्रतिमर्शनस्य तो इजीली यूज करते हैं, अवपीड़नस्य भी कहीं कहीं यूज होता है लेकिन शायद कम होता है। धूमापन अपस्मार की वेगावस्था में मैंने बहुत बार यूज किया हुआ है और वेगावस्था में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मेरे क्लिनिक में एक स्टूडेंट आई थी और मुझे कभी भी उसने पता ही नहीं, कभी पूछने की नौबत ही नहीं आई थी और वो शायद बहुत भाग दौड़ कर आई थी, पता नहीं, और आई और वो खिड़की में चली गई। मैंने ऐसे ही पूछा क्यों खिड़की में क्यों बैठी हो, तो उसने कहा नहीं मैं बहुत भाग कर रही हूँ तो मुझे ऐसे थोड़ा ऐसे लग रहा है कि ऑक्सीजन कम पड़ रहा है ऐसे। मैंने कहा हो सकता है, मे बी कॉलेज से आई है, डायरेक्ट क्लिनिक में आई है, हो सकता है। और बाद में एक स्टूडेंट दूसरी मुझे बुलाने आई कि उसे अपस्मार का वेग आया हुआ है। तो वचा का धूमापन, और कभी कभी ऐसे होता है वो इतने अंगुली उतने अंगुली नहीं हुआ चलेगा, एक छोटा सा, हाँ, और वो भी करके चिमुट्टी से लेकर भी कर सकते हो या इवन कागज का ऐसे एक स्ट्रॉ बनाकर उससे भी धूमापन कर सकते हो। तो जो वहां पर आपको अवेलेबल है, मरीच हो सकता है, वचा, जो भी तीक्ष्ण द्रव्य है, श्वास कुठारे, जो भी तीक्ष्ण द्रव्य आपके पास अवेलेबल है उससे आप नस्य कर सकते हो। धूम एवच प्रतिमर्श तो हम रेगुलर, यानी कि अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसे कोई केसेस आपके, हमारे यहाँ तो बहुत आते हैं आयुर्वेद के, यहाँ हमारे यानी आयुर्वेद अपने पूरे क्लिनिक्स में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, तो उसमें आप प्रतिमर्श नस्य दे सकते हो। जैसे कि क्लिनिक में 7-8 दिन का नस्य हुआ आपका रेगुलर, उसके बाद नावन नस्य हुआ, उसके बाद पेशेंट को आप घर पे प्रतिमर्श दे सकते हो। तो इस तरीके से हम ये सारे नस्य यूज करते हैं और ये स्पेशली त्रिमर्मीय सिद्धि में बहुत डिटेल में इसके सारे वर्णन है कि स्तंभन है या ब्रूहण है या शोधन है, कौन सा नस्य कहाँ पर यूज करना है, ये सारा डिटेलिंग इस अध्याय में आया हुआ है। अब ये बस्ती सिद्धि में बहुत सारे व्याधि आए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हो, और छोटे छोटे योग दिए हुए हैं उसमें, बहुत ही छोटे छोटे लेकिन आए हुए हैं। तो जैसे कि यूजफुल इन ऑलमोस्ट ऑल डिसीजेस, सारे डिसीजेस में हम यूज कर सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल। फिर कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट हु आर अविरेच्य। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पेशेंट अविरेच्य है तो, लेकिन शोधन होना जरूरी है, तो वहां पर आप इंस्टेड ऑफ विरेचन निरोबस्ती अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर शाखागत एंड कोष्ठगत व्याधि, इवन अस्थि संधिगत व्याधि में भी आप यूज कर सकते हो। फॉर ब्रूहण अपतर्पण, बस्ती की ये पिक्युलरिटी है कि वो एग्जैक्टली अपोजिट कर्म कर लेता है, यानी ब्रूहण भी करेगा, अपने द्रव्य चेंज किए तो अपतर्पण भी करेगा। तो इसका मतलब है आप कौन से द्रव्य चूज कर रहे हो, अकॉर्डिंगली योर रिजल्ट्स विल वेरी। एज अ वाजीकरण और रसायन, तो वाजीकरण रसायन के लिए मुस्तादी यापन में, बाद में वाजीकरण के लिए नहीं, रसायन के लिए मैंने मुस्तादी यापन यूज किया था। वो रिसर्च पेपर मेरा मणिपाल में पब्लिश ये हुआ था, तो उसमें मैंने मूत्राशमरी में मुस्तादी यापन यूज किया था, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि 3-3, 4-4 बार, कभी लिथोट्रिप्सी की, कभी हाइड्रोथेरेपी की, कभी आयुर्वेद किया, कभी कुछ होम्योपैथी, जो भी कुछ है, स्टोन्स तो गए, अश्मरी तो गई, लेकिन टेंडेंसी नहीं गई। तो ये टेंडेंसी ब्रेक करने के लिए हमारे पास अच्छा सा आंसर है रसायन कर्म। फिर अगर आप अश्मरी का देखते हो तो गुदगत वात में एक अश्मरी का उल्लेख आया हुआ है। तो हो सकता है कि आपने बस्ती दिया तो, और बस्ती यानी कि मूत्र की उत्पत्ति कहाँ पर कही गई है, पक्वाशय में, तो हो सकता है कि बस्ती आपने दी है तो उसकी वजह से वो रसायन कर्म करेगी, और मुस्तादी यापन रसायन है ही। और मैंने आज तक बहुत सारे पेशेंट को दिया हुआ है, आप भी देखकर, और भी शायद आपको दूसरे बस्ती मिल जाएंगे, लेकिन मैंने मुस्तादी यूज किया था। और मुस्तादी के जितने भी कंटेंट्स है ना, अगर वो आप देखते हो तो वो कहीं ना कहीं मूत्रव स्रोतस के ऊपर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं। मुस्ताही देखो ना पहले, कहीं ना कहीं वो मूत्रव स्रोतस पे, मे बी मंजिष्ठा उसमें मूत्रल हो सकती है, मूत्र विरजनी है, ये है वो, कहीं ना कहीं मूत्र के ऊपर वो काम कर रहे हैं द्रव्य। तो इसीलिए मैंने वो एज अ रसायन मूत्राशमरी में मैंने यूज किया हुआ है और कर भी रही हूँ, ठीक है। फिर एज अ पक्वाशय शोधन, जैसे चतुप्राश्रुतिक मैंने कहा कि सिर्फ शोधन एक्सपेक्टेड है, वैसे बस्ती आप दे सकते हो। संग्राहिक मोचरस का अगर बस्ती है तो संग्रहण करने के लिए दे सकते हो। परिस्तावर वो भी उसमें दे सकते हो, मोचरस का दे सकते हो या चांगेरी का दे सकते हो, जो भी सुटेबल आपको कंडीशन के हिसाब से आप दे सकते हो। प्रवाहनहर, इसमें भी आप प्रवाहिका में भी बस्ती आए हुए तो वो भी आप दे सकते हो। और जीवादान, जैसे कि रक्त बस्ती जो हम कहते हैं, बहुत काम हो चुका है जीवादान बस्ती के ऊपर भी, तो ये भी आप दे सकते हो। फिर जैसे है कि चूर्ण बस्ती,
ये टीका में है, लेकिन कभी अगर स्टूडेंट्स को पूछते हैं ना ओरल में तो नहीं आता। तो चूर्ण बस्ती टीका में है, तो जब आप पढ़ते हो ना तो सिर्फ श्लोक पढ़ा जाता है या फिर मराठी ट्रांसलेशन पढ़ा जाता है या हिंदी ट्रांसलेशन, उसकी जो टीका है वो हम नहीं पढ़ते। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि यानी कि होता ही है, कभी कभी नहीं, बहुत बार होता है कि हम क्लिनिक के बाहर है और वहां पर कहीं बस्ती देने की नौबत आती है। अभी ऐसे हुआ था कि मेरी बहन गिरी थी ऊपर से और L2 शायद उसका फ्रैक्चर था, तो पूरी वो बेड रिडन थी और मलप्रवर्तन ही नहीं है और आधमान यानी कि पेट ऐसे पूरा फुला हुआ। 2-3 दिन सपोजिटरी लगाई मैंने, कुछ नहीं, क्योंकि वो हिल ही नहीं पा रही थी, तो और क्या करती। बहुत सोचा अभी क्या करूँ, और क्लिनिक में मैं नहीं थी, उसके घर में गई थी। फिर मैंने नीचे जाकर मेडिकल से वो एक सिरिंज कैथेटर कैसे भी करके अवेलेबल कर ली। हिंगवाष्टक चूर्ण उसके पास था, मधु सैंधव सबके घर में होता है, तिल का तेल सबके घर में होता है, वो सारा मिक्स करके गर्म पानी में डालकर बस्ती दे दिया। अच्छे से बस्ती प्रत्यागम हो गया, आधमान कम हो गया, अपने आप यहाँ का जो पेन था L5 के ऊपर का वो अपने आप रिलीज हो गया और पेन कम हो गया। ऑफकोर्स ट्राइमाडोल थी, सारी चीजें थी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक अनइजीनेस आया हुआ था कि क्योंकि आधमान और पूरी बेड रिडन ना, कोई क्रिया ही नहीं है तो वैसे होने ही वाला था। तो ये चूर्ण बस्ती यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंगवाष्टक भी मेडिकल में मिल जाता है, बहुत बार मिलता है यानी कि, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बस्ती दे सकते हो, क्योंकि रसयोनी है बस्ती की, निरुह बस्ती की, तो इसलिए गरम जल के साथ आप बस्ती कौन सा भी दे सकते हो। क्वांटिटी निरुहचीच दिली होती, पण त्याच्यानंतर अनुवासन एक दिला होता तिळाच्या तेलाचा, म्हणजे प्लेन। वेरियस बस्ती फॉर एनी फलमात्रा सिद्धि में आया हुआ है। देखो ये एक हाथी का बच्चा है छोटा सा, और उसमें एक आया था बीच में, एक वीडियो भी उसका पब्लिश हुआ था कि प्लास्टिक आया था इतना बाहर और बस्ती देने के बाद, और वो बस्ती उसीलिए दिया था कि प्लास्टिक बैग्स वो हाथी के छोटे वो बच्चा है उसने खा लिए थे, और ये ऊपर है ना वो अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन वो छोटा सा पप्पी है और उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये वेटरनरी डॉक्टर्स जो है ये करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ये तब से दिया हुआ है और हर एक की निरुआ मात्रा अलग अलग बताई हुई है। हम अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में कोई ना कोई आयुर्वेदिक वेटरनरी हो जाए, क्योंकि शतावरी वैसे भी हम गाय को देते हैं दूध बढ़ाने के लिए बहुत बार, यानी कि वेटरनरी में शतावरी बहुत जाती है। तो हो सकता है कि ये भी आगे जाकर आयुर्वेद वेटरनरी एक ब्रांच अलग सी हो सकती है, तो इसीलिए ये मैंने बताया, लेकिन मेरा इसमें कोई भी अनुभव नहीं है, इसीलिए सिर्फ फोटोग्राफ दिखा रही हूँ। सदातुर, इसी में ही एक फलमात्रा सिद्धि में ही एक सदातुर का वर्णन आया हुआ है, जो द्विज है, वेदाध्ययन करता है, राजसेवक है, वारांगना है या व्यापारी है। बेसिकली इसमें क्यों आते हैं, तो वेगावरोध है। सारे लोग देखो, अगर कर्मकांड कोई चल रहा है, वेग आ रहा है तो नहीं जा सकते, तो वेगावरोध है। विषमाशन है, क्योंकि ये द्विज जो आते हैं, आज यहाँ पर पूजा है, यहाँ पर खा लिया, वहां पर पूजा है, वहां पर खा लिया, वहां पर पूजा है, वहां पर खा लिया, तो हो सकता है विषमाशन है। ये सारे, ये सिर्फ द्विज के लिए नहीं कह रही हूँ, ये सारे व्यापारी है, सपोज खाना खाने का टाइम हुआ है लेकिन अगर क्लाइंट है सामने तो वो नहीं खा सकते, है ना। तो शायद हम भी ये वेदाध्ययन और इसमें शायद, या व्यापारी, व्यापार नहीं कहूंगी, अपना प्रोफेशन है, लेकिन फिर भी हमारे साथ भी ये हो सकता है व्यग्रता। तो इसकी वजह से वेगावरोध, विषमाशन, उच्च भाषण और चिंता, ये 4 बेसिक कारण है जिसकी वजह से वात प्रकोप और जिसकी वजह से आतुर अवस्था, ये सारी चीजें हो सकती है। उत्तर बस्ती सिद्धि में उन्होंने स्पेशली पेयादि क्रम दिया हुआ है, और पेयादि क्रम के बाद रसादि क्रम दिया हुआ है, कि जैसे कि उन्होंने कहा है कि स्निग्ध, अम्ल, स्वादु, रुद्यानि, तो यानी कि पेयादि क्रम कंप्लीट होने के बाद आपको इस रस का सेवन करना है, तो अपोजिट रस के कॉम्बिनेशन से, लेकिन व्यत्यासात यूज करके अपने आप वो अग्नि जो है, शरीर जो है वो नॉर्मल सी पर आ जाएगा। तो इसके लिए ये श्लोक दिया हुआ है, व्यत्यासात उपयोगे न प्रकृतिम गमयेत भीषक। तो जो रुग्ण वमन विरेचन जिसका हुआ है वो प्रकृतिम गमयेत भीषक। उत्तर बस्ती, इसका मतलब है उत्तरानाम श्रेष्ठानाम बस्तीनाम सिद्धि ही उत्तर बस्ती। इन दिस अध्याय वेरी सुपीरियर बस्ती आर डिस्क्राइब्ड विच आर कॉल्ड एज यापन बस्ती। स्पेशली यापन बस्ती के लिए डेडिकेटेड ये अध्याय है। पूरे के पूरे, एक पहले 11 शायद 11 वेज नहीं कहूंगी, उसमें भी कहीं ना कहीं नॉनवेज है, लेकिन नेक्स्ट वाले जो है वो सारे के सारे नॉनवेज है। बहुत सारे मांस रस, ये रस वो रस उसमें आते हैं, लेकिन पहले जो है वो आप वेज कह सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अजा, मांस रस वगैरह
आ जाते हैं, लेकिन वो इजी हमें मिल सकते हैं। लेकिन अभी मोर का मौस ये सारे ये नहीं मिल सकते, तो पहले वाले जितने एटलीस्ट 11 है 11 है वो तो आप यूज करके देख ही सकते हो। तो जैसे मैंने अभी कहा कि मुस्तादी राजे यापन बस्ती है, वो मैंने रसायन मूत्राशमरी में दिया हुआ था। एरंड मुलादी वातव्याधि में कटिशूल के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, यापन बस्ती देकर देखो। द्वितीय बलादी है वो संधिशूल में, बलक्षय में, यानी कि रक्त और संधि अस्थि मज्जा ऐसे अगर कॉम्बिनेशन में आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है तो द्वितीय बलादी यापन आप वहां पर यूज करके देख लो। दुर्बल है रुग्ण, वहां पर आप देख लो। हपुषादी मैंने यूज किया हुआ है। हपुषादी भी वात रक्त में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वात रक्त में, तो ये हो सकता है। तृतीय बलादी ये भी मैंने यूज किया है। क्षीण शुक्र रुधिर, स्पर्म काउंट्स कम थे तो उसमें ये तृतीय बलादी यूज करके देखिए तो स्पर्म काउंट्स मुझे बड़े हुए मिले हैं। तो ये इसीलिए ये यापन बस्ती है, बहुत श्रेष्ठ है, इसीलिए उन्होंने उत्तर बस्ती में कहा गया है। ये सारे यापन बस्ती उसमें उल्लेख किए हुए हैं। इंडिकेशंस या कहाँ कहाँ पर आप यूज कर सकते हो, स्वस्थ में भी यूज कर सकते हो, आतुर में, वृद्ध में, अति व्यवायशील, सुकुमार है, अल्पबल है, सर्वांग रोग है, सर्व ऋतु में आप यूज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे ऋतु में आप यूज कर सकते हो, इसीलिए उसे उत्तर बस्ती यानी श्रेष्ठ बस्ती कही है। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था, कर्मणाम व मनादीनाम असम्यक करणापदाम यत्रोक्त साधनम स्थाने सिद्धि स्थानम तदुच्यते, वहीं पर लास्ट के श्लोक में 12th अध्याय के उसमें आ गए हम लोग कि वमन विरेचन के जितने सारे व्यापद है वो व्यापद आप कैसे उसको क्योर कर सकते हो या सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए ये सिद्धि स्थान का इतना प्रपंच चरक ने किया हुआ है। तो विथ माई दिस फ्यू वर्ड्स, क्या कहूँ, अनुभव जितने मेरे थोड़े से थे वो मैंने आपको शेयर किए। तो धन्यवाद, मेरा पेशेंटली आपने सुना। कसा म्हणजे मी तक्र म्हणजे आता जे मगाशी कफाचं प्रमाण दाखवलं ना पलामध्ये, त्या पलामध्ये घेतलं होतं, मग द्रवद्रव्य म्हणून तक्र होतं। आवाप आम्ही गोमूत्र घातलं नव्हतं कारण तो रिसर्चचा हे होता, प्रोजेक्ट होता। रिसर्च प्रोजेक्टमध्ये कसं होतं की मग ती ताकाची एफिशियन्सी आहे का गोमूत्राची हे कसं कळणार, हे नाही कळलं। मग रिसर्चला काही मर्यादा येतात, हे तुम्ही तुमच्या क्लिनिकमध्ये वापरायचं तर आवाप म्हणून गोमूत्र घालू शकता, बरोबर। पण जेव्हा तुम्ही रिसर्च करता तेव्हा मग फक्त तक्राची एफिशियन्सी जर बघायची असेल तर फक्त तक्र वापरायला लागतं। आणि मग मध आणि ते जे प्रमाण कफाचं जे मी दिलं होतं पलांमध्ये तेवढं वापरलं। पहिला अनुवासन, 8वां अनुवासन, 15वां अनुवासन आणि मधले सगळे आहेत ते निर्वबस्ती तक्राचे। हा म्हणजे पंचकर्म म्हणलं हे कर्म पंचकर्म, तर वमन विरेचनाला सर्वांग स्नेहस्वेदन येतं, बस्तीला शक्यतो सर्वांग स्नेहस्वेदन करावं कारण वातव्याधीसाठी मुळात आपण बस्ती देतो, त्यामुळे शक्यतो सर्वांग करावं। अगदीच म्हणजे नसेल शक्यतो स्थानिक तरी करावंच लागतं। नस्याला सुद्धा स्थानिक त्यांनी सांगितलं की हात गरम करून, पण तापसवेद वापरतो आपण, तापसवेद करावाच लागतो। त्यामुळे निर्व अनुवासन सगळे पंच म्हणलं तर या पंचाला लागतच। हा, तर शिरोधारा आणि ते ऍक्च्युली की पंचकर्मात येत नाही, अलाइड प्रोसिजर येते। मग नॉट नेसेसरी की शिरोधार, पण असं होतं की शिरोधारेला सर्वांग स्नेहन स्वेदन करून शिरोधारा केली तर मे बी रिलॅक्सेशन जास्त मिळतं। मग आता हे डिपेंड्स अपॉन मॉनिटरी कंडिशन ऑफ पेशंट किंवा त्याला आवश्यक आहे का नाही याच्यावर ठरतं की सर्वांग स्नेहन स्वेदन करून तुम्हाला शिरोधारा द्यायची। पण या पाचांना तर स्नेहन स्वेदनाशिवाय पर्याय नाही, कारण दोषांचं हे कसं करणार तुम्ही, द्रवीकरण कसं करणार। ऑलरेडी दोष विलयित अवस्थेत असते, आपल्याला जस्ट फक्त त्यांना बाहेर काढायचं आहे। मग सद्यो स्नेहपान करतात, सद्यो वमन करतात, सद्य स्नेह आलेले आहेत ना पंचप्राश्रुत आणि हे सगळं, म्हणजे दोषांची अधिक असलेली अवस्था झाली। हो, पण कसं असतं माहितीये का, वमन विरेचनाला इस्पेशली तानी उपस्थित दोषाणी असं तुम्ही वमन विरेचनाचे अध्याय काढून बघा, तानी उपस्थित दोषाणी आणि ते कोष्ठात उपस्थित हवेत ना। तुम्हाला कुष्ठ आहे पण ते दोष शाखागत उत्क्लेशित आहेत, कोष्ठात यायला हवेत ना, तर उपयोग आहे, बरोबर की नाही। त्यामुळे आणण्यासाठीच ते स्नेहन अभ्यंतर स्नेहपान आणि बाह्य स्नेहन स्वेदन आहे ना। दिसतात ना, मग उत्क्लेश दिसतो कधी कधी, उल्हास दिसतो कधी कधी, सम्यक स्निग्धाची लक्षणं तर दिसतातच। त्याचा अर्थ असा आहे की दोषांची गती व्हायला लागली तुमची कोष्ठाकडे। पण स्नेहन स्वेदन केल्याशिवाय सद्यो स्नेहन करू शकतो आपण एखाद्या पेशंटला। मी केलेलं आहे की त्या बाईला काहीतरी ज्वर होता,
सामता नव्हती, कारण आधी किती 10-15 दिवसापूर्वी होऊन गेला होता. पण 650 ती कुठली राजस्थानची होती बाई, आणि तिने कुठल्या तरी हायर अँटीबायोटिक तिला काहीतरी त्या डॉक्टरनी 10 दिवस वगैरे दिला होता. आणि खूप म्हणजे तिला इतकं, ती माझ्या क्लिनिकमध्ये आली तेव्हा की मला असं ना इतकं मळमळतं, मला असं वाटतं की कधी मला उलटी होईल. पण आता संध्याकाळी ओपीडीला पेशंट आलेली होती, तिला म्हटलं रात्री फक्त खिचडीवर भरपूर तूप घालून खा, आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी तिला सद्योवमन दिलं. मला असं वाटलं तो 2-3 वेग येतील, तिला 8 वेग आले. उत्तम. म्हणजे सद्योवमन करून हे आश्चर्य. म्हणजे इतक्या दोषांचा उत्क्लेश आहे, म्हणजे उपस्थित आहेत आमाशयामध्ये दोष, असं होऊ शकतं. त्यामुळे उपस्थित दोषाणाम हा खूप महत्वाचा शब्द आहे वमन विरेचनामध्ये. आणि 1 दिवस थांबणं, 2 दिवस थांबणं, याच्यामध्ये दोष उपस्थित करणं हाच हेतू आहे मेन. म्हणजे आमाशयात असले दोष उपस्थित करायचे तर आपण 1 दिवस थांबतो. ग्रहणी पक्वाशयात पुढे जातात दोष, म्हणून ते 2 दिवस लागतात. तेही लोक कधी कधी विरेचन आज स्नेहपान संपलं, उद्या विरेचन दे, असेही बघितलेले आहेत मी. पण मग दोष आले कुठे, त्यांना वेळ कुठे दिला आपण यायला? किंवा पहिल्या दिवसापासून स्नेहपान केलं, स्नेहस्वेदन दिलं, असं पण करणारे लोक आहेत. पण तुम्ही जर का त्याचा श्लोक बघितलात, म्हणजे कुठला तो व्यायामात उष्मणस्तैक्षण्यात अहिता चरणातपी, बरं, मग खाऊन तुम्हाला स्नेहस्वेदन केलं तर दोषांची गती शाखेतनं कोष्ठात कशी काय होईल? बरं ना, उलट शाखेतच जाईल. आपल्याला स्नेह शाखेत पाठवायचा, पण तो अशा पद्धतीने नाही ना. अग्निसंस्कार, जाठर अग्निसंस्कार होऊन मग तो शाखेत जायला हवं ना. हा, पण कसं होतं माहितीये का, की मग ते रोजचं टायमिंग बदलतो का तो डॉक्टर? नाही बदलत ना. मग रोजची त्याची अपॉइंटमेंट 5ची आणि आज भूकच मला 8ला लागली समजा रात्री, तर म्हणजे आधीच होऊन जातं ना स्नेहस्वेदन, असं पण होतं ना. त्याच्यापेक्षा मग पहिल्या दिवसापासून नाही केलं तरी चालू शकतं, म्हणजे किंवा नाहीच करायला पाहिजे, असं माझं तरी मत आहे. व्हायलाच पाहिजे. हो, विरेचनाला पण आधी आणि वमनाला पण इमिजिएट पूर्वकर्म म्हणून आधी व्हायला पाहिजे. हो, व्हायलाच पाहिजे. हे टोटल 3 तरी मिनिमम व्हायलाच पाहिजे. स्टडी झालेला आहे की रोज स्नेहपानाबरोबर बाह्य स्नेहस्वेदन आणि न करता. आता याचे जे पॅरामीटर्स आहेत ना, की सम्यक शुद्धीचे, तर दोन्हीमध्ये त्यामध्ये मिळाले. हा, बरं. व्याधी, कारण काय होतं माहितीये का, आपल्याकडे ना व्हेरिएबल खूप आहेत. हा, म्हणजे असं होत नाही ना की मला दिलेलं वमन, तुम्हाला दिलेलं वमन, मग मला रोज केलंय स्नेहस्वेदन, मे बी मला गरज असेल, मे बी शक्य आहे, पण व्हेरिएबल्स खूप आहेत. हा हा हा, म्हणजे रिसर्चला थोडा तो एक अडचण येते की आपल्याला व्हेरिएबल्स नाही अवॉइड करतात. नाही केलं तरी चालतं, पण मग इंडिव्हिज्युअल केस स्टडी मध्ये त्यांना काय गरज आहे, त्या रुग्णाला काय गरज आहे, म्हणजे समजा एखादा, म्हणूनच म्हणलं ना, कदाचित मला असेल, कदाचित तुम्हाला नसेल, असं होऊ शकतं ना. अध्वगमनाचा हेतू आहे, पण श्लेष्माचे हेतू पण आहेत, म्हणून झालेला कुष्ठ आहे. तर अशा वेळेस स्नेहजरण झाल्यानंतर नंतर देऊ शकतो. स्नेहस्वेदन करून केलं तर त्याची जास्त हो चांगली. हो हो हो, ते इंडिव्हिज्युअली जातं. व्हेरिएबल्समुळे ते म्हणजे असं कन्क्लुजन रेग्युलर ठोकताळ्यात घालून नाही करतायत रिसर्च आयुर्वेदिक. असा रिसर्च पेपरवरनं असं हे करण्यापेक्षा पुरुषम वीक्षम, तसंच बरोबर आहे. पण तरी काही गोष्टींना आपण म्हणजे खरोखरी रिसर्चला आपण थोडे मागे पडतो. बऱ्याच वेळा असं होतं की आयुर्वेदिक फिजिशियन्स, आपण आयुर्वेदिक लोक म्हणतो की त्यांना कळवून घ्यायचं तर त्यांनी आमची परिभाषा शिकावी. नो डाऊट त्यांनी शिकावीच, तो प्रश्नच नाहीये. पण असं आहे की त्यांच्यापर्यंत पोचायचं तरी काहीतरी माध्यम तुम्ही काढाल का नाही? बरं ना, म्हणजे नोबेल मिळाल्यावर आपण म्हणतो आमच्याकडे आधीच सांगितलेलं आहे, पण मग आपण काय केलं ना, आपलं कॉन्ट्रीब्युशन काय आहे ना मग आयुर्वेदातलं, बरोबर की नाही? एमडी पीएचडीचे थिसिसेस होतात, सगळ्याला छानच रिझल्ट असतात, सगळे एकदम हायली सिग्निफिकंटच असतात. असं का व्हावं ना? का नाही असं व्हावं की बाबा एवढ्याच पेशंटमध्ये मला दिसलं आणि एवढ्यात का नाही दिसलं, याचं पण आपल्याला कळायला पाहिजे ना की का नाही दिसलं, बरोबर की नाही? हा, तेच सांगते. त्यामुळे मग माझा जो आला त्याच्यात मला किती 56% मला वाटतं लोकांना मला दिसला सम्यक स्निग्धतेची लक्षणं. उरलेल्या 42 का काय 44 पेशंट्सना नाही दिसलं सम्यक स्निग्धतेची लक्षणं. मग नाही दिसली तर ती नाही दिसली ना, आता ती नाही दिसली, त्याला काय करणार? पण ऍटलिस्ट एक अल्टरनेटिव्ह तरी मिळाला ना की आपण हा विचार तरी करू शकू, इथपर्यंत तर आलो ना. म्हणून म्हटलं की तो स्कोप ऑफ स्टडी आता पुढच्या लोकांकडे, की त्यांनी तुप वापरा, प्रमाण बदला, किंवा मे बी सिद्ध वापरा,
मी सिद्ध परत वापरलं असतं तर ते रिसर्चला मारक ठरलं असतं की तुमच्या द्रव्याने काम केलं का बस्तीने. म्हणून मग मी प्लेन तिळाचं तेल मूर्छित वापरलं. होऊ शकतं, त्याला काही हे नाही. गोमनाच्या आधी कफवर्धक आहार जो द्यायचा आहे त्याची मात्रा किती असेल? असं काही नाही. मात्र मी आता रुग्णाला जेवढी भूक असेल तेवढा आपण आहार देतोच ना. फक्त सांगतो अगदी की म्हणजे अगदी हे खाऊ नका. घेऊन त्यांना कफवर्धक आहार घ्यायचे का नाही, नुसता मग आता भात खाल्ला ना तर दही भात खायला सांगायचा. म्हणजे जेवणामध्ये समजा भात असतो की नाही आपला, तर तो दही भात खायला सांगायचा. म्हणजे उत्क्लेशनही होतं आणि पोटही भरतं त्याचं. अगदी उपाशी राहिला तर काय होतं, पुढे इमिजिएट दिवसभर काही नसतं, गरम पाणी असतं, पेजेनी सुरुवात होते. मग ते थोडंसं कधी कधी पेशंटला सहन होत नाही भूक, आणि मग वाकडं तिकडं काहीतरी खातो पेशंट आपल्याला न सांगता, असं पण होतं. म्हणून घृतपान आणि घृतपानाऐवजी अनुवासन बस हो द्यावा हो म्हणजे काही पेशंटमध्ये घृतपान करू शकत हो. पण ऍक्च्युअल म्हणजे त्याचं कार्य जे आहे ते दोन्हीचं तर वेगळं होईल ना. म्हणजे नक्कीच वेगळं होईल. मग त्याचा कसा विचार करायचा, कारण आता आपण घृतपान देतो, मग भूक Thank लागल्या you. पेशंटला जेवायला सांगतो. हा नाही, तेवढा म्हणून तर ना जी सम्यक स्निग्धाची लक्षणं दिसली आहेत ना, तर ती सम्यक स्निग्धाची लक्षणांमध्ये इथे पहिला म्हणजे घृतपानाचा जो ग्रुप आहे समजा, तर त्याला आपण उपाशीपोटी देतोय, आणि इथे जे देतोय ते खाल्ल्यानंतरच देतोय. अगदी बरोबर आहे. त्याच्यामुळे असे की क्षुद्बोध जो आहे ना तो मला अनुवासनात बघता आला नाही. सम्यक स्निग्ध लक्षणांमध्ये 1-2 क्रायटेरिया मला गाळावे लागले. जसं स्निग्ध वर्च समजा, अनुवासन दिल्यानंतर होणारा वर्चा स्निग्धच असणार आहे, बरोबर ना. हे 2 क्रायटेरिया मला गाळावे लागले, कारण रूटच वेगळा आहे. अशा वेळेस बाह्य स्नेहन पूर्ण वर्जित केलं असेल ना. हो, मी का केलं होतं ऍक्च्युली, आपण करू शकू, पण असे की मी का केलं होतं तर मला 2 विचारणा नाही ना चालणार. बस्ती ही विचारणा आहे, आणि विचारणा स्नेह कुठे वापरायचा, स्नेह द्विषा स्नेह नित्या मृदुकोष्ठाश्च येणारा. मग स्नेह द्विषा हा माझा पहिला क्रायटेरिया होता की ज्याला स्नेह द्वेष आहे, बरोबर. मग त्याला विचारणा वापरायची. मग अभ्यंग इज वन ऑफ द विचारणा. म्हणून मी अभ्यंग न करता बस्ती म्हणजे स्थानिक स्नेहस्वेदन करून बस्ती दिला होता, कारण तो माझ्या रिसर्चचा भाग होता. हे आपण क्लिनिकमध्ये सर्वांग स्नेहस्वेदन करून देऊ शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. पण सम्यक स्निग्धाचे लक्षणं योग्य दिसायसाठी म्हणजे स्नेहपूर्ण जरण झाले आहे का आपण, म्हणून पण मग त्वचेला हो, म्हणून पण नाही बघतायत. म्हणून मग मी केलंच नव्हतं अभ्यंग, तेच तर सांगते. पण मग करायला हवं की नको, असं जसं यांनी विचारलं की स्नेहस्वेदन प्रत्येक पंचकर्माच्या आधी. आता कसं आहे माहितीये का, त्वक स्निग्धता तुम्ही स्नेहस्वेदन केली तरी जो वृक्ष माणूस आहे तो आंघोळ बिंघोळ केल्यावर तो म्हणतो, तरी पण मला असंच होतंय. त्यामुळे सम्यक स्नेहाची लक्षणं फक्त अभ्यंगानंतरच नाही ना बघत आपण. त्यामुळे अभ्यंग करा, उलट काय होईल, लवकर लक्षणं येतील कदाचित, असं म्हणतेय मी. कारण शेवटी विचारणेचा तो एक प्रकार आहे ना. विचारणा स्नेहाचे 24 विचारणा जे चरकांनी सांगितले, त्यातला पहिला जो आहेत ना भोजयेतपर्यंत, त्या सगळ्या खाण्याचे प्रकार आलेत, आणि त्याच्या पुढे अभ्यंग बस्ती करणं पुरण. हा, आणि मी शिरोधारेवर मी काम केलेलं आहे की शिरोधारा देऊन विरेचन केलंय, चांगले 12 वेग आलेले आहेत पेशंटला शिरोधारा आणि सर्वांग स्नेहस्वेदन करून. मग शिरोधारा इज वन ऑफ द विचारणा. स्नेहनावरती खूप काम करण्यासारखं म्हणजे ऍब्सॉर्प्शन होतच आहे. होतंय, पण आता ते कुठल्या लेवलला हे मी नाही सांगू शकत आहे, कारण त्याला मॉडर्नचे लोक माझ्याबरोबर पाहिजेत. तर म्हणून मी म्हणलं की आपण कमी कुठे पडतोय, तर आपल्याला ती एक्झॅक्टली कसं काम होतंय, कुठलं काय स्त्रोत आहे आणि म्हणून हे होतंय हे लक्षात येत नाहीये, बरोबर ना. पण मानसिक व्याधीला मी शिरोधारा देऊन विरेचन दिलेलं आहे. इंद्रिय संप्रसाद जर विरेचनाचा गुण असेल, बुद्धीचं संप्रसादन जर असेल, तर का नाही देऊ शकत, देऊ शकतो. म्हणजे आता मध्ये नाशिकला जो ह्याचा आयुर्वेद व्यासपीठाचा जो झाला होता ना, मनोवळ स्रोतसावर झाला, त्याच्यात मी अश्रुवेग विदारण आणि ह्याच्यावर पेपर प्रेझेंट केला होता, शिरोधारा. हा हा. पण मग रुक्षण आणि स्नेहन एकत्र कसं चालेल, तुम्ही 2 कर्म एकत्र कशी करणार ना. स्नेहा जीर्ण होऊ नये म्हणून आधीच प्रिकॉशन नाही ना घेता येणार. तुमचा मते कोष्ठ बघून डोस ठरवायला लागेल ना. म्हणून तर स्नेहपानाच्या पेशंटला रोज आपल्याकडे बोलवणं गरजेचं आहे, रोज, बरोबर ना. कारण असं तुम्ही तक्र दिलं तर मग रुक्षणही करताय आणि स्नेह अपोजिट एक्झॅक्ट. कारण जे षटक्रिया ज्या आलेल्या आहेत ना,
त्याच्यातला स्नेहनाला पटकन आपण स्वेदन म्हणतो अपोजिट, पण स्नेहनाचं अपोजिट वृक्षण आहे. खूप जण म्हणतात फक्त भाकरी द्यावी, खूप जण म्हणतात नियमित नेहमीचा जो आहार क्षुद्बोध झाल्यानंतर द्यावा. भाकरी द्यावी तर हेही वृक्षण आहे, पण नियमित आहार द्यावा याबद्दल तुमचं काय मत? माझं असं म्हणणं आहे की नियमितच द्यावा आहार, फक्त असं की अजीर्ण होणार नाही. कारण असं होतं की समजा काय म्हणू असंवत वरचे हे लक्षण दिसलं, तर ते असंवत वरचे सम्यक स्निग्धाचं आहे का अजीर्णाचं आहे हे कळणं खूप अवघड जातं. त्यामुळे हे आधीच पेशंटला सांगून ठेवावं लागतं की आहार रोजचा घे, पण एक थोडा कमी घेतला चालेल 2 घास, कारण एवढं स्नेह तुझ्या पोटात ऑलरेडी आहे आणि काही फरक पडत नाही. असं जर सांगितलं तर पेशंट ऐकतात आणि मग थोडंसं कमी जेवतात. आणि मग सांगताना मी रेग्युलर आहार सांगते, फक्त कडधान्य नाही सांगत. दुग्धजन्य पदार्थ कुठला सांगणे, एखादं सणवार मध्ये येत नाही ना हे बघून पुरणपोळी सारखे पदार्थ निश्चित सांगते, कारण येतं हे खाण्यामध्ये. मग चतकोरच खाल्ली, अर्धीच खाल्ली हे असे पुरणपोळी असं यायला लागतात. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी अवॉइड करा एवढं सांगते. पण मी नॉर्मल डाएट देते, मी कधीच फक्त भाकरी नाही सांगत. पण हा, भाकरी त्यांच्या खाण्यातला एक पार्ट असेल, हा म्हणजे रोजच्याच आहारात असेल तर ठीक आहे, मग खायला हरकत नाही. मग भाजी असेल त्याच्यावर किंवा दुसरं काहीतरी असतं, पण अगदी मग मुद्दामून बाजरीचीच खा वगैरे असं नाही सांगत. हा, मला असं वाटतं की जेव्हा आपण स्नेहपान करतो तेव्हा अच्छ स्नेहपानामध्ये त्याचा एक अन्नकाल जातो आणि त्यानंतरचा जो आहार असतो तो त्याच्या नियमित भरण पोषण आणि प्राणाचा अवलंबनासाठी आवश्यक आहे. त्याच्यामध्ये चिकित्सेच्या दृष्टीने खूप काही बदल करू नये, त्याचा नियमित आहार तो द्यावा. आहारात बदल कधी करावा? विश्राम दिना दिवशी मात्र नक्की करावा. वमनासाठी उत्क्लेशक आहार आणि विरेचनासाठी अनुलोमक उष्ण अनभिसंधी आहार द्यावा. असा विचार करूनच मी तरी करते. म्हणजे आहारातलं तर पण काय देतात त्याच्यामध्ये तुम्ही? मी उष्ण अनभिसंधीमध्ये विरेचनाच्या अगोदर आमसूल सार देते आणि मी दोन्ही अन्नकालामध्ये एक वाटी. मी पण दोन्ही अन्नकालामध्ये. बाकीचा आहार हा प्राणाच्या अनुबंधासाठी आवश्यक आहे. म्हणजे तो जो रोज पोळी भाकरी भाजी भात वरण खात असेल पण हे त्याच्यात additional नाही ऍडिशन द्यायचं आणि मग इतर आहार कमी करायचा. कारण एक वाटी बाउल द्यायला तर आपोआप एखादा भाताचं थोडं कमी होतं. आणि त्या रुग्णाला जर अनवश्यंदी म्हणून त्याचा भात जर कमी करायचा असेल तर तोही मी करते. हा, मग भाकरी पोळी किंवा मग मुगाचं सूप किंवा भाज्यांचं सूप आणि त्याबरोबर हे पण आहे. असं अन्नकाल म्हणजे आदल्या विश्रामच्या दिवशी विश्राम दिनाच्या दिवशी दुपारचं जेवण आणि रात्रीचं जेवण दोन्ही जेवण. विरेचनाच्या दिवशी विरेचनाच्या दिवशी सकाळी आमसूल सारच देते मी. अच्छा, आणि ते पाचन म्हणजे किती वेळ थांबतात विरेचन औषध? आता ना स्नेहन स्वेदन कधी करायचं याच्यावरनं थोडस निर्णय घेते. म्हणजे रुग्ण जर ऍडमिट असला नाही कफाच्या काळात नाही द्यायचं. नाही, कफाच्या काळात नाही द्यायचं. विरेचनाचं औषध पण द्यायचं नाही आणि क्षुद्बोध होईपर्यंत त्याला साधारण 8:30 पर्यंत थांबायचं. पेशंट जर ऍडमिट असला आपल्याकडे तर तो सकाळपासून आपल्याकडे असतो. त्यामुळे मलविसर्जन झाल्यानंतर अभ्यंग स्वेदन करून आमसूल सार देऊन 1-1.5 तासांनी विरेचनाचं औषध तिक्त काळामध्ये असं देते. पेशंट जर 8:30-9 ला येणार असेल आणि त्याला घरी रोजची खाण्याची दूध घेण्याची चहा घेण्याची काही सवय असेल तर 8 वाजता ते घेऊन या. मग 9-9:30 ला अभ्यंग स्वेदन आणि 10:30 विरेचना. मी माझ्या पेशंटला ती करायला सांगते. कारण आधी म्हणजे त्याच्या आधी करते आणि कारण कसं आहे, तसं मी लिंबू सरबत गरम पाण्यात देते. फक्त ते मी त्या विरेचक औषधाबरोबरच देते, म्हणजे आधी देते. अनुपान किंवा विरेचन पग म्हणून समजा. 5 दिवस स्नेहपान झालेलं आहे, हा, पण उत्क्लेशक असं काहीच नाही. नाही मी नाही तसं वापरलं कधी की स्नेहपान पण आणि उत्क्लेशन बसती पण असं नाही वापरलं कधी. अच्छा, एकाच वेळेस दोन. हा. म्हणजे स्नेहपान दिले पण उत्क्लेशन किंवा दोषांचे काहीच दाखवत नाहीये. पण अनुवासन देता येतो, अनुवासन दिलेलं आहे. अनुवासन देतात. कधी कधी पक्वाशयाची इतकी वृक्षता असते ना, मग अनुवासन देता येतो. नानन सर द्यायचे ताराचंदला, कारण मी त्यांच्या युनिटला असताना आम्ही द्यायचो अनुवासन. पण स्नेहपान पण आहे आणि असं नाही द्यायचं. हा, स्नेहपान झाल्यानंतर जरी कसे द्यायचं. पाहिलेले होते की वमनचा पेशंट असेल ना, वमनासाठी घेतलेले, तर त्या दिवशी जर त्याला अनुलोमन नसेल किंवा मलप्रवृत्ती नसेल वमनाच्या प्रधान काळाच्या दिवशी, तर मग म्हणजे मी देतो स्वतः की. पण मग बस्ती देऊ नका. याचं कारण असेल की ते शोधन आहे ना शेवटी. आदल्या दिवशी अनुवासन देऊ शकतो आपण,
जर मलप्रवर्तन प्रॉपर नसेल तर. आणि माझं असं तुमचं ऑब्झर्वेशन 100% बरोबर आहे. प्रिव्हेन्शन जरी केलं तरी क्वचित असं होतं की नाहीच होत पेशंटला मलप्रवर्तन. तसं जर झालं तर मी बुधवरती लावते. वातानुलोमन तरी बुधवरती लावायचं ना. मग बस्ती हे काय होतं, एक प्रॉपर तुमचं कर्म होतंय ना. मात्रावस्थित दोषांना मात्र बस्ती गती देऊन मिळते. तुम्हाला लगेच नाही झालं मलप्रवर्तन तर वातानुलोमन तरी होईल ना मॅडम. पण मलप्रवर्तन पण व्हायला पाहिजे ना आपल्याला. मग उद्यावरती सोपा ऑप्शन आहे जो वातानुलोमन पण करेल आणि मलप्रवर्तन पण. मी अशा केसमध्ये काय करते, स्नेहस्वेदनाच्या अगोदर पर्यंत लक्षात आलं की मलप्रवर्तन झालं नाहीये तर केवळ प्लेन त्रिफळा काढायचा बस्ती देते तेल घालून. म्हणजे जसं आपण सोप वॉटर एनिमा देऊन मात्र 350-400 म्हणजे सोप वॉटर एनिमा देऊन जसं आपण बॉवेल इव्हॅक्युएट करतो त्या पद्धतीत हे पण स्नेहस्वेदन न करता करायचं. आणि मग त्याने एकदा बॉवेल इव्हॅक्युएट झालं नाहीतर काय होतं, खूपदा वमनामध्ये स्त्राव व्यापक होतो. होतं ना. आणि आणि मला वमन काढा असतो ना घेतलेला ते बहुतेक पेरिस्टाटिक मुवमेंट स्टार्ट झाला की पेशंट पळतो. म्हणजे तो काढा पण बाहेर येत नाही आणि पुढे जातो. आणि वमनाचा पण स्त्राव व्यापत होतो. तो पण होतो किंवा अयोगच होतो कधी कधी. कारण पेशंट उठतो ना हो. आणि मलप्रवर्तन होते म्हणून पळतो. असं त्यामुळे होतं. मी बॉवेल इव्हॅक्युएट करून घेणं या बॉवेल concept इव्हॅक्युएट नी करणं खूप फक्त गरजेचं आहे. पण मग मी वरती लावते. त्रिफळा काठाचा प्लेन बस्ती देते स्नेहस्वेदनाच्या अगोदर. एकदा स्नेहस्वेदन केलं की दोषांची गती ज्या प्रधान दोष आहेत आणि ज्या मार्गाने आपण करणार उत्क्लेशन आहोत, जिकडे- तिकडेच असतात ते.